जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग एक आदमी राह देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी तो बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, 2-3 दिन के बाद टेस्ट कराएंगे, अभी देखते हैं क्या हालत है। बुखार नहीं है, इसके लिए टेस्ट कराने की आवश्यकता लग नहीं रही। फिर फिर तो चाइना जाना है, वुहान जाने से। हाँ हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। देखो, हमको होता है वो जुकाम होता है, दूसरों को होता है वो कोविड होता है। देखिए, ये यार्डस्टिक संसार में सब जगह लागू होता है सर। समझे नहीं समझे? अभी मैं जुकाम खांस रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि सर्दी जुकाम है सर, ठीक है। कोई और खांस रहा होगा तो मैं शंका की नजर से देखूंगा उसको, हाँ, ये कोविड लेके आया है बबल। समझे नहीं समझे? हाँ, तो वही वही है ना सर। ये सांसारिक, दिस आर ऑल यार्डस्टिक विच आर कॉमन टू एवरी प्लेस। सो इसमें मैं इसमें बकात नहीं हूँ, चिंता मत करें, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन ओवर हियर। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कल कहाँ थे? यस्टरडे वी हैड कवर्ड आई गेस अप्रैल। रूसो हमने खत्म किया था कल, है ना? और रूसो का एक्चुअली क्रिटिसिज्म देखना है। एंड कल हम लोग रूसो की क्रिटिसिज्म नहीं देख पाए थे। वी हैड नॉट सीन द क्रिटिसिज्म ऑफ रूसो के, मतलब ओवरऑल सिग्निफिकेंस रूसो की क्या है, आपको आइडिया रहना चाहिए। और फाइनली रूसो क्यों ये कह के गया था, उसके और बेसिस के ऊपर हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या कहानी रहती है रूसो की सर, ठीक है ना? तो रूसो की 3 कहानी आपको पता होनी चाहिए। कल हमने रूसो के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने आपको बताया था सर। तो जॉन जैक रूसो, द पर्सन एनलाइटन थिंकर के रूप में 3 बेसिस के रूप में। एक तो पहले आपको द डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, जो हमने कल के क्लास के अंदर बताया कि भाई साइंस के प्रोग्रेस के कारण जीवन में क्या बदलाव है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। उसी के बेसिस के रूप में इसने डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, समाज में असमानता क्यों है उसके ऊपर उसने बात की। और इनइक्वालिटी के बेसिस के रूप में उसने नेचर को भी कंपेयर किया, और उसने सोसाइटी को भी कंपेयर किया, और कहा कि आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी ये समाज के कारण हुई है। और ये जो सोसाइटल इनइक्वालिटी है, उसको अगर आपको खत्म करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से, है ना? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होगा, व्हाट विल हैपन एज अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि इंडिविजुअल्स बहुत सारे इकट्ठे आएंगे एंड दे विल हैव देयर ओन विल, जैसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल विल। और उससे ही बेसिकली एक नया स्टेट फॉर्मेशन करेंगे सर, है ना? और ये जो नया स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, उसी को बेसिकली जनरल विल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे सर, ठीक है ना? सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल विल। ये जनरल विल का बेसिस जो होगा, इसके बेसिस के रूप में कोई भेदभाव नहीं होगा और एकदम बढ़िया सब संगासी राज्य चलेगा, समझ रहे हो? ठीक है। इसी पूरी की पूरी बेसिस के ऊपर रूसो ने नेचर को बहुत लिखा था और कहा था कि भाई प्रिमिटिव मैन का जो आइडिया है बहुत बढ़िया था सर, है ना? तो काफी लोग कहते हैं कि इसने जिस तरह से नेचर को हाईलाइट किया था, ये रोमांटिसिज्म की तरफ भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, राइट? ठीक है। तो याद रखिएगा कि रूसो वाज नो डाउट बिलोंगिंग टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट ओनली, और एनलाइटनमेंट की एज से बिलोंग तो करता था, बट ही वाज वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, लीडिंग अप। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से वो डेवलपमेंट हो रही है रूसो के बारे में, और रूसो किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि एक आइडियल सोसाइटी के रूप में, और बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हम सोसाइटी को आगे गवर्न कर सकते हैं सर, ठीक है ना? तो ये दोनों याद रहेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, थियरी ऑफ जनरल विल है सर, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या है, कल हमने रोमांटिसिज्म को ऑलरेडी इनफेक्ट देख लिया था, राइट सर, ठीक है। और रूसो ही था जिसने फ्रांस की क्रांति को एक दिशा दिखाई थी एक्चुअली सर, है ना? तो बहुत सारे थिंकरों का मानना है कि अगर रूसो नहीं होता तो बेसिकली वी विल सी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस, क्योंकि इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो स्टेट फॉर्मेशन है उसमें आज की मॉडर्न डे के आइडिया के डेमोक्रेसी के आइडियाज डाले थे कि नहीं डाले थे सर, ठीक है। तो वो कहता है ना कि मैन इज बॉर्न फ्री, आदमी जो नेचर के रूप में जो पैदा हुआ तो वो तो फ्री होता है सर, ठीक है। और आज जंजीरों से बंधा हुआ है, एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ओके। व्हाई ही इज इन चेन्स? ओके, बिकॉज़ द स्टेट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, है ना? स्टेट, सोसाइटी, रिलीजन, चर्च, इंस्टीट्यूशन, सबके सब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूसो इसके लिए कहेगा कि भैया इसको हटा देना चाहिए सर, ठीक है। आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी तो सोसाइटी ने बनाई है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। और अगर नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो थी नहीं सर, फ्रीडम ऑफ थॉट, ओके। तो यस्टरडे हमने इतने पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, और रूसो के जो विचार थे वो 3 जगह के ऊपर हमारी सोसाइटी को लेके गए सर, है ना? अब थोड़ी उसकी क्रिटिसिज्म और उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद कांत के ऊपर चले जाएंगे। रूसो के रूप में लोग कहते हैं कि रूसो ने सोशलिज्म को जन्म दिया सर, ठीक है। उसके आइडिया सोशलिज्म को काफी प्रभावित करते हैं सर, ठीक है। रूसो बेसिकली डेमोक्रेसी की तरफ भी सोसाइटी को लेके गया सर, लीडिंग अप। और काफी इतिहासकार का मानना है कि वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ भी सोसाइटी को लेके जाएगा सर, समझ लो, ठीक है ना? अब देखिए कि ये डेमोक्रेसी हो सकती है, ये एब्सोल्यूटिज्म हो सकता है सर, लीडिंग अप, है ना? चलो, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो समझ में आता है, बट बोथ दिस कंसेप्ट आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, है ना? ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं सर, है ना? एब्सोल्यूटिज्म का तो सर्वशक्तिशाली राज्य हो जाएगा सर, तो वहां तो नागरिकता खत्म हो जाएगी पूरी तरह से सर, ठीक है। डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो यू फाइंड डेमोक्रेसी आएगी तो फिर एब्सोल्यूटिज्म नहीं आएगा। चलो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो सकता है, जैसे भारत के अंदर है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, हम मानते हैं कि हम डेमोक्रेसी भी और हम समाजवाद की भी पूरी बजाते हैं, है ना? सही की गलत? तो ओवरऑल रूसो की क्रिटिसिज्म क्यों इस तरह से बोली गई है सर, ठीक है। और रूसो क्यों इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाएगा सर, है ना, सिस्टम। और रूसो सोशलिज्म की तरफ भी क्यों जा रहा है सर, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड की थियरी ऑफ जनरल विल जो रूसो ने दी थी सर, है ना,
उसके बेसिस के रूप में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से एब्सोल्यूट स्टेट की तरफ दुनिया को लेके जाने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रूसो की जो पूरी की पूरी विचारधारा है वो ग्रीक फिलोसफर से बहुत इन्फ्लुएंस थी सर, है ना। वो एक्चुअली वो थोड़ा रोमांटिसिज्म का बंदा था, मैंने आपको बताया। तो बिकॉज ही बिलोव्ड इनटू आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, तो ये प्राचीन विश्व के जो ग्रीक फिलोसफर्स हुआ करते थे, प्लाटो और सुकरात और उनके सर, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली नेचुरलिस्टिक मैन को बहुत मानते थे सर, है ना। ये ग्रीक फिलोसफी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि भाई नेचर को मानना है ना, कि मैन इज गुड बाय नेचर, मनुष्य स्वभाव से बहुत अच्छा है। आप देखिए जितनी भी आपकी रिलीजियस बुक्स लिखी गई है ना, एवरीवेयर यहाँ पे लिखा गया कि मैन इज गुड बाय नेचर। गीता देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, कुरान देख लीजिए सर, ठीक है। ऑल द रिलीजियस बुक्स, वो इंसान को गाइड करती है ना इसके लिए, वो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के रूप में आया है सर, समझ आप, ठीक है। तो रूसो भी ये मानता था कि नेचर के साथ ऑर्गेनिक रिलेशंस रखेंगे तो बेसिकली हम लोग का सोसाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसके थ्रू हम लोग अच्छी तरह से चल पाएंगे सर, ठीक। मैन इज गुड बाय नेचर, नेचर के थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करेंगे तो राइट, फ्रीडम, मोरालिटी का जो कंसेप्ट है उसमें कुछ नेगेटिविटीज नहीं आएगी, कुछ दूषण नहीं आएंगे सर, ठीक है। तो इसके बेसिस के रूप में रूसो ने पूरा का पूरा जो अपना फिलोसफिकल डेवलपमेंट वो कराने की कोशिश की सर, है ना, समझा आप लोग। अब रूसो के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रूसो को क्रिटिसाइज लोगों ने किया इतिहासकारों ने, इसके पीछे का कारण ये है कि भाई जो जनरल विल की थियरी दी है वो आई कहाँ से है सर, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी रूसो के बारे में डिस्कस किया, यहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है सर, ठीक है। दो प्रश्न कल हमने देखे थे, आज उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे सर, ठीक। होता यह है कि इंडिविजुअल विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल विल, ये बेसिकली रूसो का सिद्धांत था। और ये इंडिविजुअल अपनी चॉइस से अपनी विल दे रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई उसको किसी ने बंदूक यहाँ पर रख दी और कहा दिया कि भाई देखो स्टेट फॉर्मेशन करना है सर, ठीक है। सो व्हेन द इंडिविजुअल विल इज कन्वर्टेड इनटू जनरल विल, तो ऐसा काफी लोगों का मानना है कि इसके कारण ये जो जनरल विल है ये डेमोक्रेसी की तरफ सोसाइटी को लेके जाएगी, सही की गलत सर, है ना। पर हो सकता है कि भविष्य के अंदर यही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के जो रूलर इनफेक्ट निकल के आएंगे, जो नई सोसाइटी को पूरी तरह से गवर्न करेंगे, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है सर, सही की गलत सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, है ना। सो यू विल फाइंड कि ये एक पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी, जहाँ रूसो को काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बाबू आपका जो जनरल विल का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है सर, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग अब इसके एक एक करके क्रिटिसिज्म को देखेंगे सर, कि रूसो क्यों क्रिटिसाइज किया जा सकता है सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, है ना। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई ये कंसेप्ट बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बोला गया है सर, गेटिंग पॉइंट और नॉट, ओके। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि यही जनरल विल होगी सर, हाउ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि रूसो ने तो इसकी व्याख्या नहीं दी थी कि भाई इसको जनरल विल कहेंगे और इसी बेसिस के रूप में सोसाइटी को हम लोग को चलाना है सर, ठीक है। दूसरी कहानी ये भी है कि जनरल विल हर समय करेक्ट होती है ऐसा जरूरी भी नहीं है, कभी कभी तो जनरल विल भी गलत हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ ये चला जाएगा सर, जाएगा कि नहीं जाएगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जाएगा। अभी आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली अभी पॉलिटिकल कमेंट्स शुरू हुए हैं सर, एंड ये मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर हमारे एक्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इनफैक्ट कुछ कहा भी है अभी रिसेंटली, मैंने सीन एज, ठीक है। तो कल मैं रूसो फिर याद कर रहा था, मैंने कहा कि देखिए ये कहाँ कहाँ से निकलने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो काफी लोगों का ये मानना है कि भाई देखिए जनरल विल के कंसेप्ट के थ्रू अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रिपेयर करने की कोशिश की है, बट क्या आपको पता है कि कम्युनिटी तैयार है, इज द कम्युनिटी रेडी, है ना। क्या कम्युनिटी के पास उतना ज्ञान है कि वो अपनी जो जनरल विल जो है उसको अच्छी तरह से क्या कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर सकती है ना, उसके अंदर उतना नॉलेज आ गया है, क्योंकि आप एनलाइटन हो ना, सब तो एनलाइटन नहीं होते हैं ना। तो काफी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही वेग कंसेप्ट था सर, है ना। इससे तो ये हो सकता है कि रूसो ने जो जनरल विल का सिद्धांत दिया था उसके तहत हम ये मान सकते हैं कि भी इसमें एब्सोल्यूटिज्म चला जाएगा, क्योंकि भविष्य के अंदर जो स्टेट होगा या जो रूलर बन के आएगा वो पॉलिटिकली सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। और जनरल विल को इंपोज किया जाएगा जहां इंडिविजुअल राइट्स को बेसिकली सिक्योर करने का कोई रास्ता रूसो ने नहीं बताया था सर, ठीक है। अब एक चीज याद रखेगा कि जब इंडिविजुअल विल को एक बार आप दे देते हो, वंस यू एक्चुअली गिव योर इंडिविजुअल विल एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू जनरल विल, तो रूसो ने फिर ये नहीं कहा था कि व्हाट इफ द जनरल विल ट्राई टू सुपर इंपोज द इंडिविजुअल विल, तो रूसो कहता है कि फिर मानना पड़ेगा आपको सर, है ना। अब देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट रूसो लेके गया है, और ये चीज अल्टीमेटली एब्सोल्यूटिज्म की तरफ लेके जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि रूसो के जो विचार थे, ये विचार के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज को तो सीड किया गया था, बट भविष्य में एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाने की शक्यता थी, क्योंकि ये जनरल विल के थ्रू ही चीजों को बेसिकली नए तरह से उभारने की कोशिश कर रहा है और फ्रीडम को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है ना, लिबर्टी शुड बी एनफोर्स्ड, ओके। और रूसो ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर कोई व्यक्ति मना करता है जनरल विल को एक्सेप्ट करने के लिए लॉ के रूप में या स्टेट के रूप में, तो रूसो कहता है कि उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, कि जब स्टेट फॉर्म हो रहा था तब क्या कर रहे थे आप सर, समझे आप लोग। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रूसो के विचार किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। अब दूसरा था सोशलिज्म सर, है ना। रूसो सोशलिज्म की तरफ कैसे लेके गया सर, ठीक है। तो रूसो कहता है कि आपने जितनी भी इंडिविजुअल विल दी है, all the persons who are actually transforming and they are actually giving their individual will, they are all equal people, सही की गलत सर। आप जब व्यक्तिगत रूप से अपनी मत दे रहे हो आप इक्वल हो सर, आप स्टेट फॉर्मेशन के समय आप इक्वल हो, और स्टेट फॉर्मेशन के बाद भी इनफैक्ट जब सोसाइटी का क्रिएशन हो रहा है तो वो भी आप अल्टीमेटली एक ही हो सर, है ना। अब जो सोसाइटी इंडिविजुअल विल से जनरल विल के थ्रू बन के आई है सर, है ना, उसमें सबको इक्वल राइट्स, और सबको इक्वल राइट्स है भविष्य के अंदर ये तो समाजवाद का रास्ता दिखाएगा, समझे, क्योंकि बीइंग एन इक्वल यू गिव अप योर इंडिविजुअल विल, कि भाई मैं प्रतीक नायक हूं सर, है ना, आई वांट दिस थिंग टू टेक प्लेस, और इसके थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो रूसो दो चीज के ऊपर फोकस कर रहा है सर, है ना। रूसो कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे एक सेल्फ गवर्नमेंट लाएंगे, और ये सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए स्टेट फॉर्मेशन के अंदर, और व्हेन समवन इज ऑल द पीपल इन द सोसाइटी आर गिवन इक्वल राइट्स एज अ सिटीजन, एज अ पॉलिटिकल राइट्स, एज अ इकोनॉमिक राइट्स, एज अ सोशल राइट्स, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट।
तो उसका मतलब क्या है कि आप समाजवाद की तरफ लेके जा रहे हो सर। समाजवाद भी यही कहता है, कह रहा है कि नहीं कहता है सर, ठीक है, getting my point or not? तो इनके बेसिस के रूप में काफी सारे थिंकर्स ने ये भी कहा कि भाई रूसो के जो विचार है, ये विचार मूल तरह से हमको इक्वालिटी की तरफ भी लेके गए हैं, और इसके कारण उसको एक पॉजिटिव वे के अंदर भी, सकारात्मक वे के अंदर भी देखा गया है सर, ठीक है ना। तो ये 3 उसके कोर आइडियाज थे, जहां कभी कभी एब्सोल्यूटिज्म की तरफ भी जाने की शक्यता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दोनों मर्ज हो जाएंगे सर, जैसे भारत के अंदर हमको आज की तारीख के अंदर देखा है सर, गेटिंग पॉइंट नॉट। ओके, अब वो पूरी तरह से सोशलिस्ट था कि नहीं था, गेटिंग पॉइंट नॉट है, वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक था कि नहीं था सर, समझा आप लोग, ठीक है। उन सबके बेसिस के ऊपर हम लोग अब थोड़ा बहुत रूसो के ऊपर जाते हैं। देखिए रूसो की ओवरऑल क्रिटिसिज्म बहुत है, उसकी क्रिटिसिज्म एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर है, जनरल विल के ऊपर काफी लोगों ने वेग लिखने की कोशिश की है कि यार ये तो बहुत ही वेग कंसेप्ट के रूप में इसने बताया है। रूसो ने दो चीजें इनफेक्ट हाईलाइट की है। रूसो ने कहा है कि सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हमको जाना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेसिकली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बताया था, ठीक है। दूसरा, रूसो वाज आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स जो गुड गवर्नमेंट की भी बात करेगा सर, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली होता क्या है कि जब आप इंडिविजुअल विल के थ्रू जब स्टेट बनाते हो, तो यू आल्सो मेक श्योर कि स्टेट आपके वेलफेयर के लिए बने, बने कि ना बने सर, ठीक है। इसके पहले प्रॉब्लम ये होता था कि रूसो के पहले के जो थिंकर्स थे वो हमेशा सेल्फ गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं पुश कर देते थे सर, ठीक है, बट गुड गवर्नमेंट को पुश नहीं किया था। जैसे लेवाइथन देख लीजिए, तो वहां आप अपने राइट्स को सिक्योर कर दोगे, वहां फिर गुड गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा, चलो एक बार सेल्फ गवर्नमेंट बन गया सर। लॉ के विचार को देख लीजिए सर, ठीक है ना, वहां पे भी आपको सेल्फ गवर्नमेंट दिख जाएगा, पर फिर सेल्फ गवर्नमेंट के बाद जो वेलफेयर एस्पेक्ट है वो नहीं होगा। यहाँ आप इंडिविजुअल विल के थ्रू स्टेट बनाओगे तो स्टेट आपका ध्यान रखेगा, स्टेट आपको बराबर का दर्जा देगा। तो रूसो वाज वन ऑफ द थिंकर्स हु एक्चुअली क्रिएटेड द बेसिस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड आल्सो द गुड गवर्नमेंट एज वेल सर, ठीक है। तो आजकल जो आपकी गुड गवर्नेंस की पूरी बजाते हो ना सर, उसमें रूसो में हम पॉजिटिव वे के अंदर लिख सकते हैं कि रूसो बेसिकली क्यों इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना, समझे आप लोग। दूसरी, रूसो ने ये जो समाजवाद की जो विचारधारा है उसमें ये गुड गवर्नमेंट का कंसेप्ट उसने दिखाने की कोशिश की थी, वेयर ही एक्चुअली रिगार्डेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द डीमेरिट्स, क्योंकि इससे करप्शन होता है और इसे ईविल आता है सर, ठीक है। तो रूसो ये कहता है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट है सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, ओके, ये डोमिनेट करेगी सोसाइटी में, इनइक्वालिटी ब्रीड करेगी सर, है ना। तो अगर एक बार जनरल विल के थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग गाइड करेंगे, तो उसके बाद फिर भेदभाव नहीं होंगे, और उसके बाद इवेंचुअली स्टेट के अंदर इक्वालिटी आएगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो रूसो के जो विचार है सर, समझे आप लोग, एग्जैक्टली, ओके, प्रोटो सोशलिस्ट विचार के रूप में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो सोशलिज्म की तरफ ही लेके जा रहा है, इसके लिए आपको ये मिक्स दिया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये चीज भी आप इसके अंदर याद रखिएगा कि आप जब सेल्फ गवर्नमेंट करते हो, सेल्फ गवर्नमेंट से गुड गवर्नमेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल विल से जनरल विल में कंफर्म हो रहा है सर। दूसरी कहानी आपको ये पता चल रही है कि रूसो इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि इसने तो पहले जब नेचुरलिस्टिक ओरिजिन देखा था सोसाइटी के अंदर, तो उसने समझ में आ गया था कि जब से ये लैंड बॉर्डर बनाने की शुरुआत की और कन्फाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की है, तो उसे तो डोमिनेटिंग क्लास एक आ गया जिसने गरीबों का शोषण ही किया था, ठीक है। तो रूसो यहाँ क्लियर कट कहता है कि भाई देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी, दिस विल लीड टू द गुड गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, उसके थ्रू सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, और इक्वल राइट्स के थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। अगर रूसो कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनरल विल के थ्रू कंट्रोल करना जरूरी है, मतलब ये है कि ये तो समाजवाद की विचारधारा है। भारत में क्या आजादी के बाद इस प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भारतीय सरकारों ने या स्टेट ने बेसिकली कदम उठाए थे कि नहीं उठाए थे सर? यू सी द केस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। तो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमने क्या करने की कोशिश की थी सर, ठीक है ना। तो काफी लोग ये कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हमने जनरल विल को सुपर इम्पोज किया था। हमारी जनरल विल थी सर, है ना, क्योंकि हमारा संविधान कह रहा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, सो ओनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उस टाइम पे सोशलिज्म नाम का शब्द डाला नहीं था, बट स्टिल वी वर सोशलिस्ट इन नेचर ओनली सर, ठीक है। पहले इम्प्लिसिट था, वो एक्सप्लिसिट हो गया, इंदिरा गांधी ने एक्सप्लिसिटली कर दिया सर, ठीक है। हमने एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स किया, वो क्या था सर, है ना, जनरल विल, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया, संविधान हमने लिखा है सर, है ना। ये जनरल विल है हमारी सर, हमें कि जनरल विल ऑफ द पीपल, इसके लिए हम लोग देखो वी द पीपल से शुरू हो रहा है, ओके। तो काफी लोग ये कहते हैं कि रूसो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए हमको इक्वालिटी की तरफ जाना है, इक्वालिटी बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू भी अबॉलिशमेंट से होगी, या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनरल विल के कंसेंसस में लेके आइए, अबॉलिश ना करो तो एटलीस्ट उसके कंसेंसस में लेके आइए कि जब स्टेट फॉर्म होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कितने एकड़ में, कितने बीघा, कितने मालिकी में होनी चाहिए सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। वो रूसो कह रहा है कि दी जनरल विल शुड डिसाइड, मतलब इवेंचुअली द पीपल शुड डिसाइड सर, है ना। तो इससे होगा क्या कि एक हद से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सीड नहीं होगी किसी के पास, और प्रॉपर्टी एक्सीड नहीं होगी तो सब बराबर होंगे सर, सब बराबर होंगे तो फिर क्या आ जाएगा सर, इक्वालिटी का कंसेप्ट आ जाएगा सर, किंग ऑफ नॉट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि रूसो ये कहता है। अब काफी लोग ये कहते हैं कि भाई ये सोशलिस्ट था, तो पूर्ण रूप से उसको सोशलिज्म के रूप में नहीं कहेंगे सर, गेट इंपॉर्टेंट नॉट, ओके। तो वो कहता है कि भाई देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनरल विल के कंसेप्ट में लेके आइए। सोशलिस्ट तो ये कहते हैं कि पूरी तरह से उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए सर, ठीक है। तो रूसो के समय तो इस प्रकार की विचारधारा जो थी वो नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, ये मींस ऑफ प्रोडक्शन को स्टेट कंट्रोल में रखने की नहीं थी सर। तो रूसो ये मानने की कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ हम लोग को समाज के अंतर्गत चीजों का उस तरह से निर्माण कराना चाहिए जहाँ हमारी जनरल विल के अंदर सब कुछ पूरी की पूरी बेसिस के रूप में रहना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग इंपॉर्टेंट नॉट, ओके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, काफी लोग कहते हैं कि रूसो ही था जब यहाँ जनरल विल के अंदर चीजें ट्रांसफॉर्म होती है और उससे स्टेट बनता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल एक कलेक्टिव एरिया के अंदर रहने की शुरुआत करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक कलेक्टिव एरिया के अंदर रहने की शुरुआत करते हैं तो उससे क्या बनता है, नेशन स्टेट का क्रिएशन होता है, सही कि गलत सर, ठीक है। तो कहते हैं कि रूसो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स जिसने ये जो जनरल विल का जो सिद्धांत है उसको नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के अंदर भी ढालने की कोशिश की सर, ठीक है ना, गेटिंग इंपॉर्टेंट।
अब ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा है सर? उसने क्यों बताया सर? उसने कहा कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर दे डिसाइड टू क्रिएट अ स्टेट सर, है ना? वो कह रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअल को जनरल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा स्टेट बनाएंगे सर। तो इससे आपके बीच में इमोशनल कनेक्ट आएगा कि नहीं आएगा सर? ठीक है, आपके बीच में एक इंटीमेसी की फीलिंग आएगी कि भाई देखिए हम लोग एक है, हमने एक स्टेट फॉर्म किया है सर। ठीक है, तो इन बेसिस के रूप में और आप सब इक्वल हो, यू आर इक्वल, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है सर। ठीक है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है सर। ठीक है, आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया है, बट आपने ये भी ध्यान रखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी केप्ट अंडर टेबल और इट शुड बी केप्ट अंडर सर्टेन रेगुलेशंस एज वेल सर। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि रूसो की कहानी के अंतर्गत उसने इनडायरेक्टली नेशन स्टेट सिस्टम को भी पुश किया है, और यही रूसो की बेसिकली नेशन स्टेट सिस्टम का जो आइडिया था, ये नेशनलिज्म के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ और फ्रांस की क्रांति के तहत ये जो आइडिया ऑफ जनरल विल जो है, ये अमेरिका की क्रांति के तहत सर। अमेरिका की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई सर? ठीक है, जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो क्या लिखा गया? वी द पीपल लिखा गया है सर। ठीक है, तो आपने देखा होगा अमेरिका की क्रांति का उसका प्रीएम्बल देखोगे तो मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवन इज इन चेंज सर। ठीक है, अमेरिका की क्रांति का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो रूसो के स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है सर, कि इंसान बेसिकली फ्री पैदा हुआ था पर हर जगह के ऊपर जंजीर से बांधा हुआ है सर। ठीक है, तो उसके विचार उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी दो रिवॉल्यूशन, और रूसो की मृत्यु उसी साल हुई है सर, 1778 के आसपास उसका डेथ हुआ था। अमेरिका की क्रांति तभी हुई 1776 में सर। ठीक है, 12 साल के बाद अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू विल फाइंड की फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में सर, है ना? तो उसमें भी घुमा फिरा के ये विचार आपको देखने को मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो वी विल फाइंड कि रूसो एक जनरल विल के सिद्धांत के थ्रू लोगों को एक दिशा बता के गया है, जिसके थ्रू नेशनलिज्म को पुश किया गया, जिसके थ्रू डेमोक्रेसी को पुश किया गया। साथों साथ ये भी कहा है कि जनरल विल डिसाइड करेगी कितनी प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए। जनरल विल के थ्रू इंडिविजुअल विल जब आपने एक्सरसाइज की तो आप सब इक्वल हो गए हो। सेल्फ गवर्नमेंट और गुड गवर्नमेंट का विस्तार बनाया है। एक क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी ये होती है कि जनरल विल एट टाइम्स मेजोरिटीज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इट विल लीड टू एब्सोल्यूटिज्म एज वेल सर। ठीक है, रूसो ने वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बना पाया था, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा था, और जब भी चीज आइडियोलॉजी होती है तो हमेशा वेग होती है सर। जैसे कार्ल मार्क्स का समाजवाद भी बहुत वेग है, आपको ना पता, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने स्टेट सिस्टम डिफाइन नहीं की थी सर। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक दिन आएगा जब बहुत सारे सर्वहार, गरीब, मजदूर, है ना, सॉलिड भूखे नंगे लोग, दबे कुचले लोग होंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक दिन क्रांति करेंगे और स्टेट अपने हाथ में लेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में लेंगे। बट आगे क्या होगा, कैसे आगे सिस्टम चलेगी, कैसे हाथ में लेने के बाद गवर्नेंस होगा, वो तो मार्क्स ने बताया नहीं था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट नॉट ओके। तो घुमा फिरा के हमको यही पता चलेगा कि भाई जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत इवेंचुअली रशियन रिवॉल्यूशन जब होगा तब जाके फिर लागू होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स। गेटिंग पॉइंट ओके। बट काफी लोग कहते हैं कि रूसो एक ऐसा प्री मार्क्सिस्ट आइडिया देके गया है जो आगे के समाजवादी थिंकरों को रास्ता दिखाएगा सर। ठीक है, तो नो डाउट ही गेव द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, नो डाउट ही गेव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एज वेल सर, है ना? और इनडायरेक्टली हमको ये पता चलता है कि भाई वो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि सोशलिस्ट ट्रेडिशंस को भी रास्ता दिखाएगा सर। ठीक है, मेजोरिटीज्म विल लीड टू एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि जनरल विल के तहत होता क्या है सर, है ना? एक ग्रुप ऑफ पीपल शायद तक डोमिनेट करेंगे स्टेट को सर। ठीक है, और कहेंगे कि देखो जनरल विल की मेजोरिटी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं सर। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि यू लिव इन अ कॉमन एरिया सर। ठीक है, आप एक एरिया के अंदर रह रहे हो सर। ठीक है, यहाँ 100 लोगों ने अपनी इंडिविजुअल विल को एक्सरसाइज किया है, उसके थ्रू आपने जनरल विल बनाई है सर। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपकी 120 की थी सर, समझ लो। अब आपने आउट ऑफ 120 100 पीपल है ट्रांसफॉर्म द जनरल विल, ये मेजोरिटी के अंदर थे, और इसके थ्रू आपने एक स्टेट बना दिया, एक शासक बना दिया है सर। ठीक है, ये जो शासक होगा ये फाइनली बोलेगा कि देखो मुझे तो जनरल विल ने मेजोरिटी के थ्रू बनाया है और इन्होंने मुझे पावर दिया है, राइट टू एक्सरसाइज द पावर सर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा सर, ये जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है शासक के रूप में, बिकॉज यहाँ जनरल विल बहुत वेग हुआ करती थी सर। ठीक है, गेटिंग अबाउट है ना? तो ये धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले लेगा सर। मेजोरिटी ने उसको पुश किया था कि भाई हमारी जनरल विल है कि आप ये करिए सर। ठीक है, होगा ये कि इनिशियली पहले ये भी इसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा सर, मीनिंग अबाउट है कि तुम तो मेरे साथ थे नहीं पहले सर, है ना? तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सर। ठीक है, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो लौट जाओगे, ओके, तो तुम्हारी तो पिटाई होगी सर। फिर होगा ये कि 100 को भी पिटा जाएगा, बोलेंगे तुम क्यों चाबी करते हो सर, है ना? मैं तो अब एब्सोल्यूट बन गया हूँ, तुमने ही मुझे बिठाया है यहाँ पावर के ऊपर सर। ठीक है, तुमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर आपने अपनी राइट को एक्सरसाइज किया था सर। ठीक है, अब जनरल विल इज टू बी सुपर इम्पोज, रूसो तो कह के गया है सर, है ना? व्हाट्स द जनरल विल इज एक्चुअली that is sovereign, रूसो ने कहा था जनरल विल इज सोवरेन। सो वंस द जनरल विल इज सोवरेन, सो द पर्सन विल बी एक्टिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल विल ओनली सर। तो इसमें ये 100 लोग होंगे, इनमें से तो 2 4 5 10 लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी जनरल विल के कुछ आइडिया से। थिंकर कहेगा या रूलर कहेगा कि नो सर, है ना? मैं कहूंगा माय वे और हाईवे सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो रूसो के साथ प्रॉब्लम ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का कांसेप्ट बहुत ही अलग था सर, सोवरेनिटी का कांसेप्ट अलग था। वो जनरल विल को सोवरेन बनाता है, बट अल्टीमेटली ये जनरल विल सोवरेन होकर एब्सोल्यूटिज्म की तरफ ही चली जाएगी सर। गेटिंग पॉइंट। रूसो के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मॉन्टेस्क के साथ लेके चलता है ना सर, वो कहता कि भाई यहाँ क्या कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ आप जनरल विल को एक्सरसाइज करिए सर, तो ज्यादा ठीक रहता सर। गेटिंग पॉइंट। ये थिंक करते सर, है ना? वोल्टायर ने तो इसको कटाक्ष भी मार दिया था, मैंने आपको बताया था कि भाई तुम 4 पैरों के ऊपर चलने की बात कर रहे हो, प्रिमिटिव मैन की तरफ लेके जा रहे हो, है ना? तो हमको होमो सेपियन सेपियन से वापस ऑस्ट्रोपिथेकस की तरफ लेके जाओगे। खैर समझा तो ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो वी विल सी दैट सर दिस कंसेप्ट एक्सप्लिसिटली गिवन बाय रूसो और इवॉल्व्ड बाय फिलॉसफर्स। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कुछ चीजें रूसो ने आइडिया के रूप में दी थी और इसके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म होती है ना, आलोचना होती है, ये आलोचना के थ्रू निकल के आया सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, समझे? तो आप जो पूछ रहे हो ना, ये आलोचना है सर। ठीक है, उसकी क्रिटिसिज्म है जो हम लोग आज की तारीख में सोचते हैं कि रूसो ने ऐसा कहा था सर। ठीक है, डिबेट्स एंड डिस्कशन के थ्रू, बट ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ गई कि रूसो की स्टोरी क्या है सर, है ना? रूसो ने 3 चीजें इनफैक्ट बताने की कोशिश की है। उसने ये बताया है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ इनइक्वालिटी, and once private property is under the general will, the inequality will diminish, and once that inequality will diminish, it will lead to the socialism सर। समझा? तो ठीक है, गेटिंग अबाउट। ये इनिशियल सोशलिज्म है सर, अभी बाकी है सोशलिज्म पूर्ण। देखो प्रॉब्लम क्या था, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया होता ना रूसो के समय पे सर, तो रूसो कंप्लीट सोशल, वो पूर्ण सोशलिस्ट बन गया होता सर। मार्क्स कंप्लीट मार्क्सिस्ट या सोशलिज्म की तरफ चला गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को 100 साल हो चुके हैं। मार्क्स 1850 में लिख रहा है सर। ठीक है ना, 1850 60s 80s तक एक्टिव था सर।
तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को 80-100 साल हो चुके थे, ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और वो धमधोकारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था पूरे विश्व में, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी ब्रीड हो रही थी, है ना। रूसो सबसे अर्लीस्ट थिंकर था जो कह रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी विल लीड टू इनइक्वालिटी, getting my point or not, है ना, it will lead to injustices, it will lead to exploitation as well, so, and this civil order, this civil society will be against the nature, getting my point or not, okay। वो ये भी कह रहा है कि मैन कुड नॉट गो बैक टू द नेचर, प्रिमिटिव मैन तो हम बन नहीं सकते हो, तो वोल्टेयर ने कहा था कि 4 करोड़ के बचने की बात है, इसके लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट देता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनरल विल के थ्रू बता रहा है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्न करिए, जनरल विल के थ्रू स्टेट फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करिए, और उसके थ्रू बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये चीज बहुत है सर, है ये बैलेंस की कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। तो इसके लिए कल हमने जो प्रश्न देखा था, ये प्रश्न में यही लिखा गया था कि भाई रूसो ट्राई टू रिकंसाइल द थियरी ऑफ स्टेट एंड द इंडिविजुअल, है ना, वो स्टेट इंडिविजुअल के बीच में जो रिकंसिलिएशन है वो ला रहा है, जो पहले के थिंकर्स नहीं ला पा रहे थे सर, ठीक है, ठीक है, समझे। तो वापस चले जाते हैं हम लोग स्लाइड्स के ऊपर, कल हमने ऑलमोस्ट रूसो को खत्म कर दिया था, ये 1-2 टॉपिक बाकी थे चिंटू बिल्कुल चर्चा करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले इसको थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर एज वेल सर। खैर, तो चलते हैं आगे, और आज हमको कांत को शुरू करना है, वी आर सपोज टू डिस्कस कांत, और मुझे समाजवाद की विपुड़ी भी बजानी है आपके साथ सर, ठीक है, ये सोशलिज्म भी है, इसके साथ ही हम लोग कवर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन थीमेटिक आते हैं आपको, तो थीमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले मैं सोचा कि थीम वाइज ही हम लोग अब लेते हैं, पहले ऐसा सोचा था कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि सोशलिज्म की तरफ चले जाएंगे, पर अभी मन कर रहा है कि सोशलिज्म को भी साथ में करवा दूं, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हमने एनलाइटनमेंट के थ्रू कवर कर दिया है, और फिर बीच बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता रहेगा, और सेकंड टॉपिक शायद तक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सेकंड टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, थर्ड टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है सर, ठीक है। सो ये प्रश्न क्लियर हो गया, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, हां सर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, 10 सेकंड, नहीं 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 अटका नहीं है बाबू। ये वाला सर, अरे स्लाइड अभी चेंज हो गया, अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो पुरानी वाली स्लाइड अपलोड कर दी थी हमने, इधर क्यों बौखला जाते हो। अरे वो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या बकवास करते रहते हो सर, हाँ, व्हाट यू गाइस आर डूइंग बकवास इन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं डिलीट कर दूंगा सर, है ना, बेकार के सिस्टम यूज वहाँ किधर, इतने तो प्लस के स्टूडेंट भी नहीं है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतने तो हमारे क्लास में भी नहीं है, तो वो ग्रुप के अंदर है सर, ठीक है, देखो लेट इट बी प्राइवेट ग्रुप, ओके, समझे नहीं समझे, हाँ, लेट इट बी प्राइवेट ग्रुप, ओके, डोंट अपलोड एनीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास प्रिसाइजली, ओके, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है सर, ठीक है, वी हैव गॉट सेपरेट अपलोड सेक्शन इन द क्लास नोट्स इटसेल्फ सर, ठीक है, रीडिंग अबाउट, और आई डोंट सी एनी मेरिट ओवर हियर, एक्चुअली मैं ये सबसे थोड़ा अगेंस्ट में हूँ, मैं तो पहले था भी नहीं सर इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर, ठीक है, मैं अपना कार्य करता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ सर, ठीक है ना, मैं पूरा मतलब थोड़ा एंटी सोशल हो सर, समझिए सर, ठीक है ना, तो बहुत बेकार की बातें मैंने देखा, मैं तो कल देख रहा था किसी ने क्लास की नोट्स अपलोड किया हुआ है, मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो सर, ठीक है, उसके लिए वी हैव गॉट द प्लेटफॉर्म सर, समझे नहीं समझे, ओके, हाँ ठीक है, बड़े बेकार है सर, ठीक है, दिस शुड नॉट टेक प्लेस, ओके, हाँ, मतलब ये सब स्लाइड्स वाइड्स और ये सब है ना, व्हाट इज द पॉइंट, ओके, यहाँ हम लोग आई अपलोड इट, ओके, खैर चलिए सर, तो सोशलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये समझ में आया सर, यू गॉट दिस क्वेश्चन सर, रूसो's पॉलिटिकल फिलॉसफी सीड्स कंटेन द सोशलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड डेमोक्रेसी सर, ठीक है, एक तो ये देख लिया सर, है ना, ये हमने देख लिया था डेस्पोटिक रूलर्स ऑफ यूरोप के ऊपर सर। दूसरा, रूसो स्ट्रोव टू रिकंसाइल द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू अ न्यू विजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या है सर, कि जब आप इंडिविजुअल विल के थ्रू जनरल विल को गवर्न करोगे, तो आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि आपकी स्वतंत्रता कभी खतरे में नहीं होगी सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, क्योंकि आप अपने राइट्स को सिक्योर करके ही स्टेट फॉर्मेशन कर रहे हो सर, है ना, आप जो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करोगे और जहाँ पे आप अपनी जनरल विल को रिफ्लेक्ट करोगे, वहाँ आपने ये ध्यान रखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी भी खतरे में ना जाए, और हमने आपको बताया कि जा सकती है भविष्य के अंदर, कोई ना कोई एब्सोल्यूट उभर के आएगा सर, और ये होता ही है सर, है ना, रूसो को तो पहले से पता था सर, पर खैर रूसो ने लिखा नहीं था, वो हमने आज की तारीख में क्रिटिसिज्म में ले लिया है, समझे नहीं, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये ऑलरेडी कवर्ड अप, ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग रूसो के ऊपर, अभी तक इतने ही प्रश्न थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन एनलाइटनमेंट, आई गेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, है ना, और रूसो के कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति से लेकर अमेरिका की क्रांति, हर जगह के ऊपर आपको रूसो के विचार दिख जाएंगे सर, ठीक है, सो उसमें भी आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि रूसो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सर, है ना, तो सन ऑफ अ पुअर वॉच मेकर सर, है ना, समझे नहीं समझे, तो हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि इसके फादर जो हुआ करते थे गरीब था सर, है ना, गरीब हूँ सर, समझे नहीं समझे, है ना, कि घड़ी बनाते थे सर। अब देखिए ये रिलेटिव पॉवर्टी है, समझ में आया, देखो दो प्रकार की पॉवर्टी होती है, एक होती है पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी सर, है ना, सॉलिड भूखे नंगे लोग, और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी सर, है ना, तो ये जो शब्द है रूसो का, बेसिकली ये रिलेटिव पॉवर्टी के साथ जुड़ता है सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, ओके, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, समझे नहीं समझे, कि तुम्हारे पास ऑडी गाड़ी है और मेरे पास मारुति है सर, तो आई एम रिलेटिवली पुअर देन यू, बट आई स्टिल हैव मारुति कार, समझे नहीं, तो यूरोप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइम पे बहुत बढ़िया था, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज एब्सोल्युटली गोइंग वेल सर, ठीक, बट यू विल फाइंड कि वो रिलेटिव पॉवर्टी वाला कांसेप्ट आपको यहाँ दिख जाता है सर, समझे, खैर, तो चलते हैं आगे सर, है ना, तो रूसो रिलेटिव पॉवर्टी वाले के साथ ही जुड़ेगा ना सर, है ना, आपके खैर, तो ये याद रहेगा कि क्या कहानी है रूसो की, वो क्यों कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवन इज इन चेंज, है ना, ये क्यों कह रहा है मैन इज गुड बाय नेचर बट ही इज बीन करप्टेड, है ना, गेटिंग पॉइंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने कल देख लिया था, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी क्रिटिसिज्म उसकी क्रिटिसिज्म ही बाकी थी सर, मजा आ गई सर, नाक खुला, अच्छा लगा मेरे को भी सर, खैर,
तो उसकी क्रिटिसिज्म ही बाकी थी सर, है ना। सुबह से 2-3 बार मैंने स्क्रीन दिया हुआ है सर, है ना, और क्या कहानी रहती है। बाकी अच्छा, रूसो के विचार याद रखिएगा सर, है ना। यू विल फाइंड कि रूसो ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लिखा है, रूसो सेक्युलरिज्म के ऊपर भी लिखा है, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। उसको उसकी किताब हुआ करती थी एमिली सर, ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर दिस। तो रूसो ने एमिली के अंदर ये उसके पॉजिटिव्स के अंदर लिख सकते हैं, उसके विचारों के अंदर सर, ठीक है ना, कि जहाँ उसने फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि ये धार्मिक शिक्षण के बाद आप लोगों को है ना उल्लू बनाने का कार्य करो, तो रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना चाहिए, सेकुलर पॉलिटी के ऊपर भी बात कर रहा था। तो प्लीज रिमेंबर द सेकुलर एस्पेक्ट एज वेल सर, ठीक है ना। उसने डिवाइन राइट्स को क्रिटिसाइज किया था, डेमोक्रेसी की तरफ लेके गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति दोनों को अफेक्ट करेगा सर, ठीक है, क्योंकि आइडिया ऑफ लिबर्टी इंडिविजुअल विल के थ्रू ही निकल के आती है। और अमेरिका की डिक्लेरेशन की शुरुआत ही वैसे हुई थी, मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवन इज इन चेन, वी द पीपल, वो भी कंसेप्ट वी द पीपल जो है वो जनरल विल से ही निकल के आया है सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि भाई साहब को फ्रांस के अंदर से फिर निकाल दिया गया, बोले तो निकल पहली प्रोटेस्ट में तो अपने गांव चला गया स्विट्जरलैंड के अंदर सर, ठीक है। आज की तारीख में भी उसका रेलेवेंस है सर, समझे, वो तो होता है, सबके हाल यही हो गया। देन ही कमिटेड सुसाइड एज वेल सर, ठीक है। एक्चुअली रूसो की पर्सनल लाइफ थोड़ी खराब थी सर, समझा तो, ठीक है। तो उसके लड़के थे, वो लड़कों का भी ध्यान नहीं रखता था सर, है ना। ही हैड मैरिड एज वेल सर, है ना, बट देन ही वाज नॉट लुकिंग केयर ऑफ द फैमिली एज वेल सर, ठीक है। तो उसको काफी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार मतलब बेकार का लड़का है सर, ठीक है, मतलब थोड़ा उसकी फैमिली के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है सर, ठीक है, लेकिन तो अपने लड़कों को छोड़ के आया था सर, ना वो ऑर्फनेज में रख के आ जाता है सर, ठीक है, तो लोनर था, मतलब पूरी तरह से अकेला ही था सर, है ना, समझे। और फिर बाकी सारे लोगों के साथ भी झगड़ा, वो वोल्टायर के साथ भी झगड़ा है, और बाकी सारे थिंकर्स उनके साथ भी झगड़ रहा था, उसके दोस्त थे उनके साथ भी वो झगड़ रहा था सर, ठीक है। तो उसने ना एक उसके मृत्यु के बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसका नाम है कन्फेशंस। तो कन्फेशंस के अंदर उसने फ्यूचर की जनरेशन को ये बताया है कि भाई देखिए, हमसे क्या गलती हुई थी सर, ठीक है। और वो कन्फेशंस के थ्रू ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको आगे क्या करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को सर, ठीक है ना, तो ओवरऑल ये लोनर बंदा था सर, और फिर इसने सुसाइड कमिट कर दिया सर लेटर ऑन। ये एक्चुअली ओवर थिंकर्स होते हैं ना सर, वो दुनिया से कट आउट हो जाता है सर। मैंने आपको बताया ना कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान जो है वो जहर बन जाता है सर, समझे, तो ठीक। तो फिर देन दे कुड नॉट रिलेट देमसेल्व्स टू दी सोसाइटी, वो नेचर वेचर के साथ ही देख रहा होगा, बोले देखो वो पागल वो पागल, सोसाइटी उसको कहेगी कि तू पागल सर, समझे, है ना। तो थोड़ा माप पे रहने का सर, समझे, है ना। तो किताब जैसे ही ये क्लास खत्म हो ना, सिविल सर्विसेज की एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सब थिंकर्स आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अपन भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं सर, है ना। तो जैसे ही क्लास खत्म हो तो फिर एक यूट्यूब पे गाना चलाओ सर, है ना, बादशाह का, जिसका भी पसंद है सर, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो सर, ठीक। और थोड़ा दिमाग फ्रेश कर दीजिए सर, समझे ना, पुष्पा देख लो सर, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा आपका, खैर, समझे ना। ये बहुत भारी है सर, वरना आप ये यही ख्याली दुनिया में घूमते रहोगे, आप आइडियलिज्म को ढूंढते रहोगे, आप नेशनलिज्म को ढूंढते रहोगे, आप रोमांटिसिज्म की तरफ चले जाओगे सर, ठीक है। दैट विल वेरी मच डेट्रिमेंटल एज सर, ठीक है, क्योंकि आज सोसाइटी वैसी रही नहीं है, खैर। लेट मी कम बैक टू दिस वन, है ना। तो सबके साथ यही कहानी थी। चलिए अब आगे चलते हैं, रूसो की कहानी खत्म हुई, अब डिस्कस करते हैं कांत बाबू को सर, है ना। कांत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है सर, ठीक है। कांत की स्टोरी क्या है सर, है ना। अब देखिए कांत के ऊपर भी भारी भारी प्रश्न आए हुए हैं सर, है ना। और कांत को भी हम लोग, जैसे कल रूसो को हमने ब्लैक बोर्ड में देखा था, ईमेल में पॉजिटिव व्यू आता है, ईमेल में पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि उसने सेक्युलरिज्म लिखा है ना, सेक्युलरिज्म को इंपॉर्टेंस दिया है सर, ठीक है ना। ही हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलर पॉलिटी सर, है ना। तो सोशलिस्ट था, इसमें एक डायमेंशन ऐड कर दीजिएगा सर, ठीक है। इसमें अगर आपको ऐड करना है कि सोशलिज्म एब्सोल्यूटली डेमोक्रेटिज्म के साथ साथ हम लोग ये सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को भी उसने ध्यान में दिया सर, और सेक्युलर पॉलिटी के लिए भी रास्ता दिया। और ये इंडिविजुअल विल से जब जनरल विल बनती है तो नेशन स्टेट का क्रिएशन, मतलब नेशनलिज्म की तरफ भी सोसाइटी को लेके गया। खैर वो नेशनलिज्म पूरी तरह से उसने नहीं बताया था, बट आज की तारीख में नेशन स्टेट ऐसे ही बना है सर, है ना। वी द पीपल से बना है, वी द पीपल का मतलब होता है जनरल विल सर, ठीक है। और वी द पीपल जनरल विल के रूप में कहां से आए हैं, इंडिविजुअल विल से ही निकल के आए। तो रूसो हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस इक्वल्स टू करेक्ट सर, ठीक है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू रूसो कि उसने इस प्रकार के विचार दिए, जिसके थ्रू हमको काफी सारी चीजें सीखने को मिली सर। चलिए पॉइंट चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि सेकुलरिज्म एनलाइटनमेंट से ही चालू है सर, है ना। रूसो अकेला नहीं था ना, आप देखिए वोल्टायर भी क्रिटिक था चर्च का, मॉन्टेस्क्यू भी क्रिटिक था, लॉक जैसे लोग भी चर्च के ऊपर लिख रहे थे। ऐसे तो उस टाइम तो कंटेम्पररी ज्यादातर थिंकर्स बेसिकली चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे थे, डीस्ट लोग थे ना सबके सब। तो ये धर्म को मानते थे, मोन्टायर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टायर, ऑल वर बेसिकली डीस्ट पीपल सर, ठीक है। सो दे क्रिटिसाइज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च की, यार ये तो गलत हो रहा है सर, है? और स्टेट के अंदर इसका रोल नहीं होना चाहिए सर, ठीक। तो वो तो रूसो वाज नॉट द फर्स्ट वन सर, रूसो तो काफी बाद में आए, इससे भी पहले लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, बट अर्ली सोशलिज्म के रूप में हम लोग कंसिडर करेंगे सर, ठीक। ये 2010 में पूछा था, तो पहले ये 30 मार्कर और उसमें आते थे ना, ये सब प्रश्न तो काफी भारी आते हैं। इजम्स है ना सर, तो इजम्स में कोई छोटा टॉपिक नहीं आता है सर, ठीक है। ये तो 2010, ये जहां तारीख नहीं लिखी गई है वो मोस्ट प्रोबब्ली आप देखोगे तो आगे है, हाँ ये है। तो प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द हार्ट आर टू बी मोर ट्रस्टेड इन द लॉजिक ऑफ द माइंड सर, है ना। तो ये उसकी एक्चुअली नेशनलिज्म और रोमांटिज्म को दर्शाता है सर, ठीक है। तो ये जो हार्ट एंड ये प्रश्न समझ में है ना आपको सर, कल मैंने उसकी फिलोसफी आपको पढ़ाई थी ना सर, ठीक है, कि वो रीजनिंग को वैल्यू बहुत देता है। वो कहता है कि रीजनिंग के कारण हम लोग करप्ट हो गए, रीजनिंग के कारण साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, और उसके कारण सोसाइटी में करप्शन आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, है ना, बंटाधार हो गया सर, सब कुछ सर, है ना। इससे अच्छा दिल से खेलो सर, है ना, इमोशन से खेलो, गेटिंग ऑफ ओके। तो ये आईक्यू वर्सेस ईक्यू का जो कंसेप्ट है उसको ज्यादा दर्ज दे रहा था। वो कह रहा था कि भाई इमोशनली क्वेश्चन आपका ज्यादा मैटर करता है, इमोशन से ना भावनाएं बहुत मैटर करती है सर, खैर। तो ये तो अलग से निबंध का प्रश्न आ जाएगा सर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ही आएगा, याद रखिए, आज नहीं तो 2-5 साल के बाद आएगा सर, है ना। ये ऑप्शनल में पूछा है तो निबंध में पूछ देगा इनडायरेक्टली, तो लिखो 125 मार्क्स इसके ऊपर। अब ज्यादातर लोग हो गया क्या कि जिन्होंने पॉल साइंस पढ़ा है, जिन्होंने फिलोसफी पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है और हिस्ट्री पढ़ी है, उनको ये स्टेटमेंट याद होगा कि रूसो ने ऐसा कहा था सर, ठीक। और सबके लिए तो नहीं होता है ना सर, ठीक है। और सब छाप के तो आएंगे सर, है ना, बोले दिल और दिमाग की खेल के अंदर दिमाग का, तो उनको कंटेक्स्ट नहीं पता है कि किसके कंटेक्स्ट में दिया गया है सर। देखो देयर समथिंग कॉल्ड आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सर, ठीक है। कि भाई किसके अगर आपको वो समझ में आता है तो आप स्टेटमेंट को आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये क्या कहना चाहता है सर। बट यू नॉट गेट द रेफरेंस कि ये किसके सापेक्ष में बोला गया है सर, है ना, क्यों बोला गया था, किन परिस्थितियों में कहा गया था, ये कांत अभी बताएगा सर, है ना।
कांत कहता है कि नेवर सी एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, द कांसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो एनीथिंग दैट यू परसीव, एनीथिंग दैट यू सी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द टू डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. इतिहास और भूगोल ये दोनों दो आंखें हैं. आप जो भी चीजें ज्ञान के अंदर देख रहे हो ना सर, वो आपको ये डायमेंशन के थ्रू ही देखना है सर. आज प्रतीक नायक ये कह रहा है कि आप बेकार हो सर, ठीक है ना, पूरा ये बैच मेरा बेकार निकला है सर, ठीक है, कोई काम का नहीं है, पढ़ाई कोई करता नहीं है और टेलीग्राम पे हैं हूं करते रहते हैं सर, ठीक है. तो एक टाइम एंड स्पेस कंस्टेंट में कह रहा है. टाइम कंस्टेंट का मतलब है कि 2022 की जनवरी कि आप बेकार हो सर, ठीक है ना, पूरा ये बैच मेरा बेकार निकला है सर, ठीक है, कोई काम का नहीं है, पढ़ाई कोई करता नहीं है और टेलीग्राम पे हैं हूं करते रहते हैं सर, ठीक है. तो एक टाइम एंड स्पेस कंस्टेंट में कह रहा है. टाइम कंस्टेंट का मतलब है कि 2022 की जनवरी के अंदर शुरू की हुई वर्ल्ड की बैच. स्पेस कंस्टेंट मतलब ये प्लेटफॉर्म के अंदर स्पेसिफिकली ये बैच के साथ बोल रहा है, ठीक है. दिस माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू द प्रीवियस बैच जो मेरे साथ यहाँ पढ़ रही थी सर, ठीक है. समझ में है कि नहीं है? तो एवरीथिंग इज टाइम. मैं कहता हूँ कि बेकार हो मतलब ये नहीं कि सब बेकार है सर, ठीक. तो मेरा जो ज्ञान मैंने प्रकट किया है समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है. और ये दोनों बेसिस के ऊपर आपको क्लियर होना चाहिए. चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रूसों में काफी गाली दिया सब लोग को सर, ठीक है ना, फ्रेंच के सोसाइटी और इन सब के ऊपर से सर. खैर अब आगे चलते हैं सर और कांत के ऊपर चलते हैं सर, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सर. अब कांत ने उसको तो क्रिटिसाइज कर दिया था वोल्टायर को, बोले इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज इटसेल्फ वाज नॉट एनलाइटन. ये हमने देखा था. क्यों? क्योंकि भाई साहब को जेल में डाल दिया था. समाज तो एनलाइटन नहीं था ना सर, कहने को नॉट है ना. तो समाज एनलाइटन नहीं था, तो वोल्टायर ने कुछ ज्यादा पैबे फूफू किया तो उठा के राजा ने कहा कि इसको डालो जेल में सर, ठीक है ना. तो दैट्स वेरी क्लियर कट ना सर, है ना. इंटेलेक्चुअल आर नॉट रिवॉर्डेड सर. ओके, आप इंटेलेक्चुअल हो मतलब यू आर ऑन द अदर साइड, आप याद रखिएगा सर, क्योंकि यू विल बी ऑब्जर्विंग थिंग्स, यू विल बी सीइंग थिंग्स जो कॉमन मैन कभी नहीं समझ पा रहा है. कॉमन मैन के सामने पड़ा होगा पर कॉमन मैन को लग गया कि ये मिथ्या है सर, ठीक है. वेयर यू नो दिस इज द रियलिटी सर, बिग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन आप एनलाइटन होंगे पर सोसाइटी और समय एनलाइटन नहीं होगा सर, ठीक है. और फिर ज्यादा पैवे फूफू बकवास कर दिया सर, ठीक है. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि चक्की पीसिंग एनपीसी बिहार में, साबरमती में, जो भी आपका सेंट्रल प्रिजन है वहां जाओगे सर, ठीक है. मौज करिए तब सर, है ना. मैं कुछ कुछ चीजें नहीं बोलता हूँ सर, ठीक है. मुझे बहुत सारी चीजें दिखती है सर. आई डू नॉट स्पीक इट आउट. आई नो माय फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ओके ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग एब्सोल्यूट सर. एंड द स्टेट इज ऑलवेज माइटी इन नेचर. ओके, आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन हिस्ट्री सर, ठीक है. खैर काफी लोग थे कि जो फ्री स्पीच के समर्थक थे. जैसे ये कहता था कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू स्पीक, है ना, बट आई विल मेक श्योर योर राइट टू स्पीच इज सिक्योर्ड, है ना. क्या किया आपने सर, है ना. आपने किया क्या सर, है ना, राइट टू स्पीक को सिक्योर. खुद तो जेल में चले गए सर, किलिंग रिपोर्टर, है ना. आप अपनी खुद की सिक्योरिटी कर देते तो ज्यादा ठीक रहता. हाँ, ये वोल्टायर ये जैसे लोग आपको दिखेंगे वो कहते हैं कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू स्पीक, है ना, बट आई मेक श्योर राइट टू स्पीच इज सिक्योर. हाँ, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते थे उस टाइम पे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी ना उसके अंदर. देन व्हाट हैपेंड सर, ठीक है. बट नहीं, विचार दिए है सर, है ना. वो खुद अपने वसूली के ऊपर चढ़ गए, बट उन्होंने काफी सारी चीजें दी है सर. अपन वैसे है नहीं, अपन ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सर, है ना. तो उसके लिए फकीर बन जाना पड़ता है सर, है ना. फिर देखिए, फिर वो लूटने का डर नहीं होता है ना आदमी को. जब लूटने का मतलब क्या लेके जाएगा, बचा क्या. अब गांधी के पास प्रॉब्लम क्या था सर, ठीक. अंग्रेज कहते कि इसका क्या लूट ले. गांधी कहता कपड़े भी नहीं है, मैं तो आई डू नॉट वेयर क्लॉथ्स. ओके, लंगोट पहन के घूमता हूं, ऊपर एक चादर ओढ़ लेता हूं सर, बस दैट्स इट. तो द ब्रिटिश एक्चुअली फियर्ड दिस गाय, आपको लगता है, बट गांधी की कुछ कुछ चीजें मतलब अंग्रेज बौखला जाते थे, गांधी की स्ट्रेटजी थी सर, है ना. तो अब क्या लूटोगे क्या, मतलब आदमी इंसान दो लेवल के ऊपर ही उसका डर चला जाता है. उसके पास बहुत सारी चीजें अचीव हो जाती है. वंस ही अचीव्स एवरीथिंग जो उसका बेंचमार्क था. बेंचमार्क मतलब हो सकता है कि आपका जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाने का बेंचमार्क था. इफ यू अचीव दैट, दैट मींस कि आप खत्म होगी कहानी सर, ठीक है. देन उसके बाद आप अपने वो है ना नोटोरियस वे ऑफ लाइफ जियोगे. या हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, किलिंग अ नॉट. ओके, देन आल्सो व्हाट विल यू डू सर. समझ में आया आपको. तो कुछ नथिंग विल हैपन सर, ठीक है. चलते हैं आगे कांत के ऊपर. थोड़ी कांत की चर्चा कर देते हैं. देखो, कांत के ऊपर भी प्रश्न काफी है और इसके ऊपर भी 3 4 5 बार प्रश्न आए हुए सर, ठीक है. एक तो ये आया था, इसके ऊपर थोड़ा लास्ट में देख लेंगे. वो क्रिटिसिज्म ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करते हैं और कैसे एनलाइटनमेंट के थिंकर्स को प्रोसिक्यूट किया गया, वो लिखा गया था और वोल्टायर के क्रिटिसिज्म से किया था. दूसरा था कि कांट्स एनलाइटनमेंट इन इज मैनकाइंड फाइनल कमिंग ऑफ द एज, द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस फ्रॉम एन इमेच्योर स्टेज ऑफ इग्नोरेंस एंड एरर सर, ठीक है. तो कांत के लिए एनलाइटनमेंट ये था कि भाई अब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी अंतरात्मा है, हमारी जो चेतना है सर, ठीक है, हमारी जो रूह है सर, वो इग्नोरेंस और एरर से बाहर आ चुकी है सर, ठीक है ना. वो ऐसा क्यों कहता है, वो एक्चुअली नॉलेज सिस्टम के साथ बात करता है. और फ्रांस का ये मानना था, फ्रांस का कांत का ये मानना था कि ज्ञान जो है, जो नॉलेज हमने आज की तारीख में अचीव किया है सर, ठीक है, वो नॉलेज के तहत हम लोग खाली रीजनिंग से ही चीजें देख पा रहे हैं सर, ठीक है. और साइंटिफिक थिंकिंग और रीजनिंग के थ्रू हम लोग जो नॉलेज देख पा रहे हैं वो 100% करेक्ट नहीं होता है सर, ठीक है. इनफैक्ट अभी भी हम लोग इमेच्योर वे के थ्रू ही चीजों को देख रहे हैं. हमको कुछ कुछ चीजें अंदर से देखनी होती है सर. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट. इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ये जब जागरूक होती है तो आपको एक नई तरह से ज्ञान प्राप्ति होती है. साइंटिफिक थिंकर्स हमेशा कॉन्शियस, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक थिंकर्स हमेशा चीजों को मैकेनिकली देखते थे. हमने आपको कल भी बताया था सर. रूसो भी उनको क्रिटिसाइज करता है, उनको कहता है ये बेकार के लोग हैं सर, ठीक है. गेटिंग अ पॉइंट. वो क्यों बेकार के बता रहा था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर. क्योंकि रूसो उनको इसी बेसिस के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये कॉन्शियस नहीं थे ये लोग सर, ये मशीन के रूप में सब कुछ चीजों को देख रहे थे, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर देख रहे थे, स्टेप बाय स्टेप एम्पिरिकल एविडेंसेस के रूप में आके बता रहे थे कि ये करेक्ट है और ये गलत है ना. आप अंदर से तो कभी देखिए सर. गेटिंग अ पॉइंट. तो मूलतः से जब हम लोग कांत को पढ़ेंगे, मूलतः से हम लोग जब कांत को पढ़ेंगे, याद रखेगा कि कांत के विचारों की प्रासंगिकता, द रेलेवेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ द कांट सर, है ना, उसको आपको एक अलग तरह से देखने की आवश्यकता है सर, ठीक है. गेटिंग अ पॉइंट. एंड देन यू आर सपोज टू सी कि कांत इन अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज वेल सर, है ना. तो थोड़ी बहुत कांत के ऊपर चर्चा करते हैं. लेट अस सी कि कांत कौन था, कहां से आया था और वो कॉन्शियसनेस को जागरूक करने की क्यों बात कर रहा है सर, ठीक है ना. गेटिंग अ पॉइंट. और वो किसके बेसिस के रूप में
अपने विचार देगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब देखिए कांत के ऊपर थोड़ा चले जाते हैं, आपको पहले स्लाइड्स के ऊपर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे सर, ठीक है। अब कांत की भी कहानी वही है सर, है ना, मैं गरीब हूँ सर, तो हम देखें समझे गेटिंग पॉइंट। तो अंदर से चेतना तो आएगी ही सर, गरीबी होती है तो ऑटोमेटिक फिलॉसफी आ जाती है सर, है ना। हाँ, आदमी को पेट के ऊपर लात पड़ती है, सब देखें समझे, है ना, और पेट की हालत बहुत खराब होती है बाबू सर, ठीक है। हाँ, तो फिलॉसफी आती है सर, आप चीज़ों को वैसे देखते हो फिलॉसफी के रूप में सर, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, हाँ, तो हम देखें। हाँ, मेरे को लोग कहते हैं हम लोग स्ट्रगल किए, मतलब तो नया क्या है सर उसमें, हमने भी की है सर, ठीक है। आप अकेले थोड़ी हो सर, है ना। सोसाइटी ऑलवेज इनइक्वालिटी ब्रीड करेगी सर। when you see things from the philosophical point of view ना, you realize कि there is nothing new in struggle, okay? मुझे ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। इनफैक्ट इसके कारण हमारी मतलब इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है, एंशिएंट इंडिया से धर्मशास्त्र से लेके आप देखिए कि सोसाइटल एथिक्स ये कहती है कि भाई कर्म करना है। कर्म का मतलब ही था स्ट्रगल सर इन एंशिएंट इंडिया, करो सर, है ना। यू शुड नॉट बी लाइक अ काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड ऑफ डूइंग कर्म। यू नीड टू डू कर्म, यू नीड टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शंस, ओके। अभी कांत भी यही कहेगा सर, ठीक है। कांत विल आल्सो से कि हमको भी सेल्फ रिफ्लेक्शंस करना चाहिए सर, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांत क्यों इस तरह की चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है, लेकिन तो कांत के साथ ये था कि जर्मनी मतलब आज का उस टाइम में तो प्रशिया हुआ करता था, तो प्रशिया नाम का जो स्टेट था वहां से ये बिलोंग करता था सर, ठीक है। एंड इसके कॉनिग्सबर्ग करके एक जगह थी, वहां से नॉर्थ प्रशिया में, नॉर्थ जर्मनी में, पहले तो जर्मनी था नहीं जब ये बना था सर, ठीक है। जर्मनी का यूनिफिकेशन तो 1871 के आसपास होता है, तो अभी तो बहुत लंबा टाइम आपको मिलेगा सर, ठीक। अब कांत जो है ना लेट एनलाइटनमेंट का प्रतीक है, ही इज अ सिंबल ऑफ लेट एनलाइटनमेंट सर, है ना। तो एनलाइटनमेंट जब अपने थर्ड फेज में गया था और एनलाइटन डेस्पोज की शुरुआत हुई थी ना, तो कांत ने इन सब के बेसिस के ऊपर से जो कंटेम्पररी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, या आप देखोगे अमेरिका की क्रांति हुई है, वो सब घटनाओं को उसने ऑब्जर्व किया था 1770 80 में, तो 50 साल का हो चुका है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल फाइंड ही विल बी कमिंग अप विद द थ्री आइडियाज, है ना, समझे। अब ये था कि बिकॉज ही वाज काइंड ऑफ अ पर्सन जो उस पीरियड के दौरान जो कंडीशंस थी उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसको ये भी समझ में आ रहा था कि भाई अपन बहुत ही, है ना, कि अलग लेवल के बंदे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्चुअली लाइक नो गेटिंग सेटल्ड, है ना, हम रिसर्च विसर्च में काम करेंगे अपने जीवन के अंदर से, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू विल फाइंड कि कांत जो है, जो उस पीरियड में घटनाएं हो रही थी उसको एनालिसिस कर रहा था, बच्चों को पढ़ाता था और अपना जीवन चलाता था, ठीक है। उसमें डिसिप्लिन की मैंने बात की थी, घड़ी को लेकर बहुत फेमस था। तो जब गांव से निकलता था बीच में चौराहे से, लोगों को पता चलता था कि 4 बज गया, 5 बज गया, कान के जाने का टाइम है, कान पे आने का टाइम है सर, ठीक है, इतना डिसिप्लिन था। तो ये जर्मन की आज की तारीख में भी आदत है सर, ठीक है। जर्मन स्टिल हैव दिस हैबिट ऑफ फॉलोइंग दिस डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ सर, ठीक है। वो इतने डिसिप्लिन होते हैं कि बात मत करिए, मतलब इफ समवन कॉल्स यू फॉर डिनर, उसने 8 बजे का टाइम दिया है, आप 8 की जगह 8:15 को पहुंचोगे तो मुंह चढ़ा देंगे, और पौने 8 को पहुंचोगे ना 10-15 मिनट पहले, कहेंगे जल्दी क्यों आए सर, ठीक है ना, समझ आप लोग, ओके। तो यू विल फाइंड कि एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां आपको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, पहले भी नहीं करना है, बाद में नहीं करना है सर, ठीक है ना, समझे। तो मतलब इतने इसके कारण ये जर्मन की ओवरऑल हैबिट ऐसी है सर। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन उभर के आया, उसके पीछे का कारण उनका डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी सर, समझे। बाकी कोई सिविलाइजेशन इतना मार खाने के बाद या इतनी लड़ाई वड़ाई करने के बाद, इतना कत्लेआम किया, इतने हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया और खुद भी मर गए सर, ठीक है, उसके बाद तो अगेन दे वर एबल टू रीबिल्ड इट, ओके। नो डाउट दे हैड एक्सटर्नल सपोर्ट एज वेल, बट स्टिल सर, इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट यू नीड टू हैव इंटरनल मोटिवेशन एज वेल सर। अमेरिका ने पैसे दिए और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो फिर काफी लोगों ने फंडिंग भी आया, ये होता है, ठीक है। बट स्टिल जापानीज देखिए सर, ये चीज देखी है कि ऐसी सभ्यता जो डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ जीती है ना, वो आपको रिवाइव करती है इन स्पाइट ऑफ। तो इनकी कहानी ऐसी थी कि ये महाशय उस पीरियड के समय पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वो कंटेम्प्रेरी घटनाओं को एनालाइज कर रहे थे। तो उन्होंने फ्रांस की क्रांति को देखा, तो देख रहे थे अच्छा अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ और अमेरिका में सरकार गिर गई ब्रिटेन की, वहाँ इंडिपेंडेंस हो गया सर, ठीक है ना। तो कांत को 3 चीजों के अंदर विचार आया सर, है ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है सर, ठीक है। और कांत उस पीरियड के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को भी एनालाइज कर रहा है। कांत ये देख रहा था कि यहाँ पे जो नए स्टेट की क्रिएशन हो रही है, क्या ये नैतिक हो रही है कि नहीं हो रही है सर, ठीक। तो कांत के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न था जीवन के अंदर वो था कि व्हाट इज मॉरल, नैतिक क्या है सर। अब ये थोड़े अलग थे महाशय, है ना, क्योंकि वहाँ एनलाइटनमेंट में मॉरलिटी की बात कम हुई थी। एनलाइटनमेंट में बात ये हुई थी कि ऐसा स्टेट बनना चाहिए। कांत कहता है कि स्टेट बनेगा पर मॉरल स्टेट ना हो तो क्या होगा। कांत ने फ्रांस की क्रांति को सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया था। उसने कहा था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इमोरल सर, द मीन्स दैट द फ्रेंच पीपल हैड टेकन फॉर द रिवॉल्यूशन इज इमोरल मीन्स। तो है ना कि साधन और साध्य दोनों मैटर करते हैं, योर गोल आल्सो मैटर्स एंड द व्हीकल यू टेक फॉर अचीविंग दैट गोल्स आल्सो मैटर्स, और द वे और द रोड दैट द गोल यू चूज फॉर, ओके, आल्सो मैटर्स, ओके। तो कांत कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के गोल्स में प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम वाज दैट कि दे वर इमोरल मीन्स, उन्होंने जिस तरह से क्रांति की वो बहुत अनैतिक थी सर, ठीक। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि भाई एक तो मोरालिटी का प्रश्न है सर, दूसरा उसके जीवन में एक और प्रश्न था कि स्वतंत्रता किसे कहेंगे, व्हाट इज फ्रीडम सर, है ना, रीडिंग पॉइंट है। और ये फ्रीडम के आधारित चीजें कैसे चल सकती है सर, समझा तो, ठीक है। और मेरे हिसाब से फ्रीडम क्या है, उसमें भी उसकी मोरालिटी का कंसेप्ट आता है। और तीसरा जो फ्रांस का कांत का जो विचार था वो था ज्ञान के रूप में सर, ठीक है। अब ये इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं सर, है ना, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो फिजिकली आपको नहीं दिखती है पर सर्वाइव करती है। जैसे आज की तारीख में अभी मैं बोल रहा हूँ तो फिजिकली कुछ नहीं है सर, ठीक है, बट स्टिल आई एम स्पीकिंग ऑन इट, ओके। अब आपको कोई पूछता है कि भाई नॉलेज कैसे अचीव करना है, तो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने क्या कहा था। एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने कहा था कि एम्पिरिकल एविडेंसेस, रीजनिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू ज्ञान प्राप्ति होती है। चीजों को देखिए साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता चलेगा कि ये सनराइज हुआ है, ये सनसेट हुआ है, आपको पता चलेगा कि एब्स एंड टाइड्स क्यों होते हैं, आपको पता चलेगा कि दुनिया जीरो क्यों है सर, एवरीथिंग कैन बी आंसर्ड बाय साइंस। तो वहां से आपका नॉलेज मिल गया सर, ठीक है।
कुछ चीजें एक्सपीरियंसेस अनुभव भी सिखाता है सर आपको सर, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस है ना, बचपन में आपने गर्म गैस की तपेली होती है या छोटी सी बर्तन होगी पतीली, उसके ऊपर हाथ लगा दिया तो आपको पता चलेगा कि ये गलम है सर, ठीक है ना। तो मम्मी गलम लगी सर, है ना, तोतला बोलते हैं ना बचपन में सर, ठीक है। एंड देन वो आपको एक्सपीरियंसेस हो गया तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी सर, है ना, कि भाई ये कभी भी गैस के अंदर रसोड़े में जब जाएंगे, गुजराती में रसोड़ा कहते हैं ना, वो रसोड़े में कौन था इसलिए तो पॉपुलर हुआ था। तो आप जब रसोड़े में जाएंगे तो गैस से दूर रहेंगे सर, है ना, यू स्टे अवे फ्रॉम गैस बर्नर स्टव, है ना। और कुछ बर्तन बर्तन रखे तो उसे भी 2 फीट की दूरी बना के रखोगे, सोशल डिस्टेंस, है ना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस हो गए। नॉर्मली ज्ञान यही 2 रास्ते से आता है। कांत कहता है दोनों बेकार है सर, नहीं मैं नया रास्ता दूंगा सर, है ना। तो ये महाशय अलग ही मट्टी के बने हुए थे सर, ठीक है, किडिंग अकाउंट। तो ये कहते हैं कि द थिंग्स वी सी आर नॉट रियल, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो चीज जगत गुरु शंकराचार्य भी इनडायरेक्टली इनफैक्ट प्लीज करके गए थे, भाई हम जो चीजें देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं, वो मिथ्या है, द वर्ल्ड इज इल्यूजन, है ना। ये कह रहा था कि हमको जिस तरह से ज्ञान प्राप्ति हो रही है बाय साइंटिफिक एविडेंसेस और बाय दी फिजिकल एक्सपीरियंसेस और द सेंसेस, जो ह्यूमन सेंसेस हमारे कार्य कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों गलत है सर, ठीक है ना। तो बोले सही क्या है, व्हाट इज करेक्ट सर, किडिंग अकाउंट, समझे आप लोग। तो कांत इसके बेसिस के ऊपर पहला अपना रिसर्च करता है और उसने एनलाइटनमेंट को क्रिटिसाइज किया इसके लिए सर, किडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। कांत एनलाइटनमेंट को इसके कारण ही क्रिटिसाइज करता है। कांत कहता है कि भाई जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, हमको जो ज्ञान मिल रहा है एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने जो बताया है वो गलत है सर, ठीक है। हमको हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू, हमारी बेसिकली बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स है जिसके थ्रू हम लोग नॉलेज लिखने की या नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे तो ठीक होगा। अब कांत ने ऐसा क्यों कहा है, यही कांत की पूरी जो विचार है, इसी को ही इतिहासकार मानते हैं कि कांत एक ऐसी क्रिटिकल फिलॉसफी लाने की कोशिश कर रहा था जिसे कॉपरनिकस के जैसा रिवॉल्यूशन के रूप में कहा जाएगा सर। और यही कॉपरनिशियन रिवॉल्यूशन के रूप में वो मेटाफिजिक्स के अंदर लागू कर रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के और भी द्वार हो सकते हैं, देयर कैन बी अदर फैक्टर्स थ्रू व्हिच द नॉलेज विल बी अचीव्ड सर। अब ये जो हार्ट एंड माइंड का जो खेल है, हार्ट एंड माइंड का जो खेल है, इसमें तीसरा फैक्टर भी लेके आया सर, समझे। तो कांत की पहली एस्पेक्ट आपको समझ में आ रही है कि ये महाशय, हम तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑल थिंग्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। इसी के बेसिस के ऊपर इसमें स्टेट बिल्डिंग की बात की है ना, व्हाट इज फ्रीडम जो आएगी उसी के ऊपर से स्टेट बिल्डिंग और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ये भी एनालिसिस करेगा। ऐसा नहीं था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में था, पर इसके विचार थोड़े अलग थे, भिन्न प्रकार के थे सर, ठीक है ना। और इतने सारे थिंकर्स से हॉब्स को, लॉक को कहीं पे नहीं डाला, पर रूसो और कांत को ही इसने डाला। यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट, तो उनको पता है कि अगर हॉब्स जैसे थिंकर्स को हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, हो सकता है कोई डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेविथन क्रिएट कर दे सर अपने लिए सर, समझे है ना, या 4-5 डीएम इकट्ठे होकर लेविथन क्रिएट कर देंगे, अलग से सेपरेटिस्ट मूवमेंट डाल देंगे सर, ठीक। तो बोले थोड़े प्रैक्टिकल सिस्टम को डालते हैं सर, सो दैट बच्चों के अंदर अगर क्रांति करने का विचार भी आया कुछ तूफानी, है ना, एब्सोल्यूट बनने का सर, ठीक। तो औकात में रह के करें सर, सेपरेशन ऑफ पावर और वो सबके साथ हो जाए। खैर चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांत ने ज्ञान की व्यवस्था को क्यों देखा था सर, ठीक है ना। तो कांत 3 चीजों के ऊपर बात कर रहा है। कांत इज एक्चुअली थिंकिंग ऑन 2-3 थिंग्स, ओके, सुनिएगा मेरी बात, इसके ऊपर फिर भी बात करेंगे सर, ठीक है। कांत कहता है कि आप जो चीजों को देख रहे हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एम्पिरिकल डेटा के रूप में देख रहे हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। या आप पकड़ने की कोशिश करिए कि आप सेंसेस के थ्रू चीजों को समझ रहे थे, ज्ञान ले रहे थे ना, कि ये गर्म है ये ठंडा है सर, ठीक है। बट देयर इज एवरीवेयर द एस्पेक्ट ऑफ माइंड इज इन्वॉल्व, आपका दिमाग यहाँ पे इन्वॉल्व है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। और माइंड हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजों को परसीव करता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। एक ही चीज 10 व्यक्तियों के द्वारा जब ऑब्जर्व की है तो वो अलग अलग वे में उसको देखेंगे, सही की गलत। वो हाथी का एग्जाम्पल याद करिए सर, अनेकांतवाद के रूप में सर, ठीक है। अगर 7-8-10 व्यक्तियों को हाथी के सामने खड़ा रख दिया जाता है ब्लाइंड फोल्ड करके और उनको कहा जाता है कि आप उसको टच करिए, तो एवरी पर्सन बेस्ड ऑन दी सेंसेस, वो सेंसेस के थ्रू ज्ञान प्राप्ति कर रहा है। किसी ने कि ये हाथी का पैर है, है ना, ये हाथी का पैर को उन्होंने झाड़ बता दिया, मोटा था इसके लिए। किसी ने कहा कि भाई उसकी जो दांत थे, दे वर सिमिलर टू सम काइंड ऑफ स्पेड, है ना, आगे कोई भाला टाइप था सर, है ना। उसकी ना पेट के ऊपर टच किया, लगा कि बड़ी सी दीवार है ऐसी क्योंकि राउंड शेप में, जियोइड शेप के अंदर सर, ठीक है। तो कांत कहता है कि अल्टीमेटली आप सेंसेस के थ्रू या एम्पिरिकल एविडेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज प्राप्त कर रहे हो सर, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम यह है कि माइंड बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। एक ही व्यक्ति या एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को 10 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग वे के अंदर परसीव किया जा सकता है, सही की गलत सर, ठीक है। और इसी के कारण कांत कहता है कि आप जो ज्ञान देख रहे हो उसमें टाइम एंड स्पेस डायमेंशन आपने कभी ध्यान में नहीं लिया है सर। वो कहता है कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, these are the two dimensions of knowledge. Till the time you do not see things from the geographical and historical perspective sir, when and where, तो आपके पास जो नॉलेज है वो कैसा है, आधा अधूरा नॉलेज है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपके पास जो नॉलेज है वो आधा अधूरा नॉलेज है सर, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई आप गलत हो। वो बेसिकली आप देखोगे तो वो रीजनिंग को क्रिटिसाइज कर रहा है। उसकी 2 किताबें बहुत फेमस है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एंड क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, बोथ इन द बुक्स, बोथ द बुक्स कांट इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द रीजनिंग एस्पेक्ट विद द एनलाइटन थिंकर्स केम अप विद। अगर आप पहला क्लास याद करोगे, दूसरा क्लास याद करोगे, तो उसमें मैंने व्याख्या दी थी कि एनलाइटनमेंट का मतलब होता है रीजनिंग सर। 17वीं सेंचुरी में जो व्याख्या शुरू हुई थी वो 18वीं सेंचुरी के एंड तक आ जाते कांत उसको पंचर कर रहा है। बोले ये गलत है, आप गलत वे के अंदर चीजों को परसीव कर रहे हो सर। और अगर आप रीजनिंग को गलत प्रूव कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आपका ज्ञान भी गलत है, तो आपका स्टेट फॉर्मेशन भी गलत है, आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट सब कुछ गलत हो गया सर। कांत कहता है कि आप दुनिया में चीजें देख रहे हो ना, फेनोमेना के रूप में हमको दिख रही है, बर्ड्स है, ट्रीज है, लेक्स है, जो भी चीजें है सर, ठीक है।
वो चीज हमारे सेंस ऑर्गन के ऊपर से है ना। हमको किसी को लाल कलर के बर्ड्स दिखते हैं या मतलब जो भी अलग अलग है, किसी को ग्रीन कलर के झाड़ दिखते हैं, बट कांट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड होगा, किसी ने लाल कलर के चश्मे पहन के रखे होंगे, तो देन व्हाट विल हैपन सर? अगर किसी ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, देन व्हाट विल हैपन सर? आपको चीजें लाल दिखेगी सर, है ना? बचपन में कोई काफी सारे बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ कुछ कलर दिखते हैं, कुछ कुछ कलर से ही दुनिया दिखती है, ठीक है ना। अब मैं काला चश्मा पहन के आ जाऊँ सर, ठीक है ना, कांट की भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करिए, इफ यू सी फ्रॉम द कांट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, कांट के पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखिए सर, है ना, अगर मैं काला चश्मा पहन के आता हूँ सर, ठीक है ना, ऐसा वाला काला चश्मा पहन लेते सर, ठीक है, हाँ, तो इफ आई वेयर काला चश्मा, कांट, मैं कहूंगा कि सब कुछ काला है सर, एवरीथिंग इज ब्लैक इन नेचर सर, गेटिंग माय पॉइंट आउट। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैं जो चीजें देख रहा हूँ वो बायस देख रहा हूँ सर, है ना। अब मुझे लगेगा कि स्क्रीन भी काले कलर का है और ये पंखा भी काले कलर का है ना, एवरीथिंग इज बेसिकली ब्लैक इन कलर। तो क्या ये सच्चाई या ये ज्ञान की सही मात्रा है सर? गेटिंग माय पॉइंट आउट, समझ में आया कि नहीं है? तो कांत बहुत ही गहरा विचार देके गया है सर, ठीक है ना, वेरी इट्स वेरी टफ थिंग टू अंडरस्टैंड कि वो ज्ञान को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहा है सर। कांत कहता है कि आदमी बायसली देखता है। आप जो भी ज्ञान है, रीजनिंग रीजनिंग के बेसिस के ऊपर से देख लीजिए, एक्सपीरियंसेस के बेसिस के लीजिए सर, ठीक है, एवरीवेयर इट इज बायस, गेटिंग माय पॉइंट आउट। नाइदर इन योर माइंड, मस्तिष्क के थ्रू, ना अनुभव के थ्रू, हम सही ज्ञान कभी भी नहीं ले पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू अचीव द रियल नॉलेज। तो कांत को लोगों ने पूछना शुरू किया, बोले यार भाई साहब तुमने तो गजब कर दिया, ये तो पूरा एनलाइटनमेंट को आपने पंचर कर दिया, यू हैव एक्चुअली पंचर्ड द एनलाइटनमेंट की। वो तो बोल रहे थे कि भाई, तो बोले आप स्टेट को देख रहे हो वो भी गलत है, आप राजा को देख रहे हो वो भी गलत देख रहे हो, आपके पास हाफ बेक नॉलेज है, गेटिंग पॉइंट ऑफ, आप मोनार्की की व्याख्या देख रहे हो वो भी गलत है, आप रिलीजन को देख रहे हो वो भी गलत है सर, ठीक है। तो समन आस्क्ड कांत, समझे नहीं समझे, बोले देन फिर व्हाट इज द ट्रू नॉलेज? ट्रू नॉलेज क्या है सर? हमारे लिए जो ट्रू नॉलेज की जो एस्पेक्ट है वो क्या है सर, ठीक है। तो कांत कह रहा है कि अगर सही ज्ञान लेना है तो यू नीड टू ट्रांसेंड बियॉन्ड समथिंग कॉल्ड स्पेस एंड टाइम। आपको उसके बाहर जाके चीजों को देखना पड़ेगा सर, उसको सापेक्ष में रख के देखना है, उसके बाहर जाके देखना है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। कांत ये कहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, सुनिए मेरी बात, क्योंकि उसका एक सवाल ये था हर एक चीज के अंदर कि ज्ञान भी नैतिक होना चाहिए, द नॉलेज शुड बी आल्सो बी मॉरल सर। ये आपको एथिक्स में भी काम है ना, आपके एथिक्स के अंदर भी है, ये थियरी एथिक्स में भी काम आती है एवरीवेयर सर, एथिक्स से लेके जीएस ऐसे सब सर, है ना, आप ऑप्शनल में डेप्थ में कर देते हो ना, सब जगह पे इसका इंप्लीकेशन कर सकते हो सर, ठीक है। कांत इज देयर इन एथिक्स सर, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का ही पार्ट बनेगा अभी सर, है ना, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की बात करते हैं, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। तो कांत ये कह रहा है, कांत इज एक्चुअली हाईलाइटिंग दिस एस्पेक्ट सर, जहां ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ज्ञान को हमको नॉलेज के जो जो एस्पेक्ट है उसके बाहर लेके जाने की कोशिश करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। अब किसी ने पूछा कि ये किस तरह से हो पाएगा, हाउ इट विल बी टेकिंग प्लेस, ठीक है। कांत कहता है कि आदमी को सच्चा ज्ञान तभी होगा और पर्सन विल अटेन रियल नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। रियल नॉलेज का मतलब ये एनलाइटनमेंट, प्रबोधित होना सर, ठीक है। वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू एनलाइटन नहीं हो पाएगा, वो एम्पिरिकल डेटा के थ्रू एनलाइटनमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? बोले आदमी जब कोई भी कार्य कर रहा है, इंसान जब कोई भी कार्य कर रहा है, वो कार्य नैतिक होना चाहिए। पर्सन हु इज डूइंग एन एथिकल वर्क, मॉरल वर्क सर, यहाँ एथिक्स और मॉरल सेम ले, बट सारी भाषा में आप समझिए, एथिक्स के बात कर मॉरल वर्क जो भी कार्य है वो नैतिक कार्य होना चाहिए। नैतिक क्या होता है? कांत क्या मतलब था नैतिकता का? मतलब है कि सेल्फलेसनेस, एनी वर्क दिस इज डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फलेसनेस। ऐसा कोई भी कार्य जहां आप सेल्फिशनेस नहीं निकाल के आ रहे, ऐसा कोई भी कार्य जहां आपकी खुद की सेल्फिश इंटरेस्ट बीच में नहीं आएंगे सर, ठीक है ना। ऐसा कोई भी कार्य जहां पे आप अपने हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हो पर आप समाज के हितों को ध्यान रख रहे हो सर, ठीक है ना, वो कार्य नैतिक कार्य होंगे, दे विल बी ऑल मॉरल वर्क। और ऐसा कोई भी कार्य जब मॉरल वर्क या मॉरलिटी के ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप यहाँ पे अचीव करोगे ना सर, और वो कार्य करते समय आपको जो अनुभव होगा वही सच्चा ज्ञान है सर, समझ में आ रहा है सर। एनी काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग विच इज हैविंग सेल्फलेसनेस आइडिया, दिस विल ब्रेक द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दिस विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बायसनेस, वो सच्चा ज्ञान होगा। आपको उस दिन बहुत खुशी मिलेगी सर, उस दिन आप इमेंसिपेट होंगे कि यार मुझे मौज आ गई आज जीवन के अंदर सर, ठीक है, मुझे मौज आ गई सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो अभी तक की जो पूरी की पूरी दुनिया चल रही थी, जहां लोगों को ये लग रहा था कि रैशनल इंक्वायरी इनटू नेचर लीड्स टू नॉलेज, रीजनिंग विल लीड टू नॉलेज, कांत कह रहा है कि नहीं होता है ऐसा, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। रीजन वाज नॉट द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ आवर वर्ल्ड सर। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से देखता है, अभी मैंने आपको बताया सर ना, एक बॉटल को खड़ा कर दो, एवरीवन विल बी सीइंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ओके, वो ज्ञान नहीं है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। ये तो वही बात हो गई, आप रीजन को इस तरह से देख रहे हो, कांत ने कहा कि आप विटनेस को कंपेल करोगे ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए जिसका जवाब आपको ही आता है और आप अपने हिसाब से उसको ढाल देते हो सर, ठीक है। एक्चुअली रीजनिंग में यही प्रॉब्लम होता है, आप पहले एक क्या कहते हैं कंटेक्स्ट बनाते हो सर, अच्छा तेरे को कहानी बताता हूँ इधर सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। वो कंटेक्स्ट का फ्रेमवर्क आपको ही पता होता है सर, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन भी आपने ही फॉर्मुलेट किया होता है और आपको पता है कि यही कंक्लूजन के ऊपर मुझे लेके जाना है सर, ठीक है। तो आपने कभी कभी ये पुलिस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन देखा होगा ना सर, उसमें आपको ये एट टाइम्स पता चलेगा कि पुलिस वाले एक पहले से प्री कंसीव्ड नोशन के थ्रू चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं सर, रीजन का बहाना देके कि देखो हम ऐसा ऐसे कर रहे हैं, और फिर कंक्लूजन के ऊपर लाएंगे कि ये एक्यूज ने ही ये क्राइम किया है सर, ठीक है। तो कान कहता है कि इसे तो बेकार चीजें हो रही है। रीजनिंग इज लाइक अ जज हु कंपेल्स द विटनेस टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच हैज हिमसेल्फ फॉर्मुलेटेड सर। रीजन के बेसिस के ऊपर से आप जो ज्ञान बताने की कोशिश कर रहे हो ये गलत बात है सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इनफैक्ट कांत इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि भाई ये जो रैशनल ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो है वो गलत है सर, ठीक है।
एंड दिस इज द वे यू विल फाइंड कि कांत कहने की कोशिश कर रहा है। कांत क्या कह रहा है कि आइडिया ऑफ नॉलेज, जो बेसिकली आप रीजन के बेसिस के रूप में बता रहे थे, एम्पिरिकल बेसिस के रूप में बता रहे थे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस के बता रहे थे, वो हर बार सही नहीं होते हैं सर, ठीक है ना। गेटिंग अ पॉइंट। कांत कहता है कि एनलाइटनमेंट मेरे हिसाब से ये होता है जब आप खुद का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, और खुद का अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए, मॉरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सर। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो उस टाइम पे ना दो हाइपोथेसिस बहुत चलते थे सर। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। एक हाइपोथेसिस था जिसे हम लोग कहते हैं अपोस्टोलरी सर, जहां ज्ञान अनुभव के थ्रू होता है। दूसरा था ए प्रायोरी सर, है ना, जहां ज्ञान एक्सपीरियंसेस के बिना, एम्पिरिकल एविडेंसेस के बिना भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा जो भी कार्य आप कर रहे हो जीवन में, अपना कर्म कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो सर, ठीक है ना, पर उसमें अगर आपने मोरालिटी को ध्यान में रखा है तो उस समय के दौरान आपको जो ज्ञान प्राप्ति होगी वो सबसे रियल नॉलेज है, बाकी सब का सब बेकार है। समझ में आया कि नहीं आपको? इसके लिए कांत ने एनलाइटनमेंट की व्याख्या दी ना सर, तो बताया कि डेयर टू नो, हैव द करेज टू मेक यूज ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओन अंडरस्टैंडिंग सर। इसके पहले क्या था सर? इसके पहले था रीजनिंग, इसके पहले था एम्पिरिकल एविडेंसेस, इसके पहले क्या हुआ करता था सर? इसके पहले हुआ करता था कि आप अपने अनुभव के थ्रू चीजों को बताएंगे सर। गेटिंग पॉइंट। तो कांत क्यों ये बता रहा था? अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर ये स्लाइड के अंदर डिस्कस भी किया था कि ओनली रीजन एंड सेंसरी परसेप्शन वर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। प्राइमेसी ऑफ आइडियाज आल्सो द बेसिस ऑफ नॉलेज। ये अंदर से आता है सर। ईच पर्सन एक्सपीरियंस अलग अलग वे के अंदर विदाउट एक्सपीरियंस से भी आएंगे सर। तो आप जो रीजनिंग के बेसिस के रूप में जो यूनिवर्सल आइडियाज को प्रपोज करके जा रहे थे कि इसको डेमोक्रेसी कहेंगे, इसको फलाना कहेंगे सर, ठीक है ना, वो हर बार सही नहीं होता है सर। तो कांत ने नॉलेज के सिस्टम को बदलने की कोशिश की, और कांत ने कहा कि सच्चा ज्ञान या सच्चा जो नॉलेज का एस्पेक्ट है वो हमको डायरेक्टली अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि एम्पिरिकल एविडेंसेस, सेंसेस और एक्सपीरियंसेस के जगह कहीं और से भी मिल सकता है। आइडिया कहाँ से निकल के आता है? प्राइमेसी ऑफ आइडियाज का मतलब ये है कि वेयर डज द आइडिया केम अपॉन सर, है ना, आइडिया कहाँ से निकल के आया सर, ठीक है। तो कांत कहता है कि ज्ञान तभी आपको हासिल होगा जब टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन से बाहर निकलोगे। आपके साथ होता क्या है पता है? कोई भी चीज देखते हो ना, टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन से देखो, आपको अभी भी ज्ञान रियलाइज हो रहा है। यू आर सीइंग फ्रॉम द टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। योर स्पेस इज एक्चुअली द एरिया दैट यू आर लिविंग इनटू एंड द सिविल सर्विसेज। द टाइम इज एक्चुअल एस्पेक्ट वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म consequences कि अभी मैं जो गेन कर रहा हूँ मुझे एग्जाम में काम में आएगा। नैतिक ज्ञान नहीं है सर, ठीक है। इट इज नॉट मॉरल, नाइदर आई एम इम्पार्टिंग मॉरल एजुकेशन और मॉरल नॉलेज टू यू गाइस। हम स्टडी टाइम एंड स्पेस डायमेंशन नहीं करते हैं। सच्चाई तो यही है ना सर, सच्चाई तो यही है कि वी विल फाइंड कि हम कोई भी चीज देखते हैं वो टाइम स्पेस डायमेंशन में देखते हैं। अभी करूंगा, इस एरिया में करूंगा तो मेरा जलवा हो जाएगा, मेरी रॉयल एंट्री हो जाएगी। हाँ, डीएम के रूप में अभी 1 साल मैं यहाँ पे ऐसे रिफॉर्म्स करूंगा तो मेरे पोस्टर लग जाएंगे, और शायद मेरी ट्रांसफर होगी तो गांव वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले, तहसील वाले, है ना, रास्ते के ऊपर आ जाएंगे, डीएम साहब की ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए सर। समझिए, कांत कहता है ये नैतिक नहीं है, आप ये तो टाइम स्पेस डायमेंशन से किए थे सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कांत कहता है आपने इंटेंशन टाइम स्पेस के रूप में लिखे थे सर। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, जाऊंगा ही उसके ऊपर। वो मॉरल ही थे क्योंकि आपने सेल्फलेसनेस के थ्रू किए थे। अब आप में से एक बंदा डीएम बनेगा, रेहान, रेहान कहेगा मास्टर आप गलत हो, मेरा इसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जहाँ ड्यूटी दी गई थी वो मैंने ड्यूटी को 100% अचीव करने की कोशिश की। मैंने बोला जय बात, यू आर करेक्ट रेहान, आप गलत नहीं हो सर, है ना, आपने अपनी ड्यूटी की, आपने सेल्फिशनेस कहाँ दिखाई। टेंडर बेचना था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जमीन का ठेका था या दारू का ठेका था सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, है ना, दारू का ठेका सरकार देती है सर कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ लीकर अलाउड है। तो टेंडर की जब वो करनी थी, टेंडरिंग ऑप्शन में डीएम के हाथ में अथॉरिटी थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपने बायसनेस नहीं किया, आपने अपने साले भतीजे के नाम के ऊपर टेंडर नहीं निकलवाया, अच्छी बात है सर, है ना। दिस थिंग शोज कि भाई आप सेल्फलेसनेस के थ्रू कार्य कर रहे हो। तो आपको उस टाइम पे जो ज्ञान होगा ना, उस टाइम पे आपको जो फीलिंग आएगी सर, है ना सर, गुड़ी गुड़ी वाली फीलिंग आती है, वही रियल नॉलेज है सर। गेटिंग अ पॉइंट, समझे आप लोग? बाकी तो सब का सब आपका जो कार्य है वो सब अनएथिकल भी है, इमोरल भी है, एंड दैट इज नॉट द रियल नॉलेज। इधर समझ में आया आपको? इधर समझ में आया? तो कांत नॉलेज की परिभाषा ही बदल देता है। वो कॉन्शियसनेस को एक्टिव करके कार्य करने की बात कर रहा है। इसी को कहते हैं ड्यूटी बेस्ड ऑथिक्स, और इसी के बेसिस के ऊपर से डियोंटोलॉजिकल ऑथिक्स का डेवलपमेंट हुआ सर। गेटिंग अ पॉइंट? इसी के ही बेसिस के ऊपर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का डेवलपमेंट हुआ। कांत ने कहा कि ड्यूटी करिए सर, और ड्यूटी कैसे करिए? कॉन्शियसनेस को जगा के करिए सर। आप अंतरात्मा को जगा के ड्यूटी करोगे, वहां सेल्फिशनेस कभी नहीं आएगी सर, क्योंकि आप जागरूक हो सर। आप जागरूक अवस्था में जो ड्यूटी करते हो उसको दिक्कत नहीं आती है। गेटिंग अ पॉइंट? इसके लिए यूपीएससी भी कह के लेता है आजकल, तो मजा आती है सर, है ना। Enlightenment is mankind's final coming of age, emancipation of human consciousness from an immature state of ignorance and error. लिखो, गेटिंग पॉइंट। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, ठीक है, लिखो सर, है ना, ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहा है ये। पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री जो लोग दे रहे थे ना इस पीरियड के समय पे, जहाँ फिलोसफिकल प्रश्न आए, तो क्या कहना क्या चाहता है मतलब कांत को, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, किताब में नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कांत इन अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो एनलाइटनमेंट के सापेक्ष में आपको देखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट? Redefinition of reason and rehabilitation of conscience marked high point in intellectual reaction against dominant rationalism of the Enlightenment. Very interesting question. कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा तथा उनके द्वारा अंतचेतना की
क्या है अंतश्चेतना की पुनः प्रबोधन के प्रभावशाली तर्क बुद्धिवाद के विरोध में बौद्धिक प्रक्रिया का एक उच्च बिंदु का सूत्र था ना। मस्त है ना सर, खतरनाक है। अंतश्चेतना की बात की गई है। अंतश्चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। एक्टिव करिए सर, तो ही मॉरलिटी आएगी। ये इसके लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ज्यादा जगाने की बात कर रहा है। वो कहता है कि रीजनिंग, रैशनलिज्म, सेंसरी चीजें, सेंसेस के थ्रू ज्ञान है, बेकार का ज्ञान है। हाई पॉइंट लेट एनलाइटनमेंट में, पर हाई पॉइंट है। गेटिंग पॉइंट और नॉट है लेट एनलाइटनमेंट। ये तो बहुत बाद में आया, ये रूसो वूसो सब निकल गए, उसके बाद ये खड़ा हुआ है, बोले मैं बाकी उसा ठीक है ना, समझ मॉन्टेस मॉन्टेस तो चल बसे थे कबर के अंदर सर, ठीक है, तब ये खड़ा हुआ है, लोगों कहाँ रैशनलिटी की बात कर, हर जगह पे तर्क लेके आया है ना। अब रूसो और कांट में फर्क क्या था? अब नेक्स्ट टाइम प्रश्न आएगा, याद रखिए। रूसो रोमांटिक था, रूसो भी रीजनिंग को क्रिटिसाइज करता है, सुनिए मेरी बात। रूसो भी रीजनिंग को क्रिटिसाइज करता है, कांट भी क्रिटिसाइज करता है, दोनों क्रिटिसाइज करते हैं, समझे आप? दोनों कहते हैं कि रैशनलिज्म के थ्रू खराब हो रहा है सर, है ना। कांट रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज करके अंदर की तरफ दिखाने की बात कर रहा है, वेरस रूसो रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज करके भूतकाल में जाने की बात कर रहा है, नेचर की तरफ से। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दोनों की मन की बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टाइम प्रश्न आएगा, मार्क माय वर्ड्स, वो कंपैरेटिव प्रश्न पूछ रहा है आजकल, ये दोनों सिलेबस में डाले ना वहां से सर, ठीक है, वो पूछेगा आपको, लिखिएगा सर 20 मार्कर में, मैं तो पूछूंगा, लिखो क्या क्या समझे क्या उसको सर। आई वांट इसमें डेप्थ, 20 मार्कर में डेप्थ आ जाती है सर, ठीक है, 20 मार्कर में फिर डेप्थ आएगी सर, 10 मार्कर में नहीं है ये सवाल, 20 में ही आते हैं, बोले लिखो, आपको थोड़ा है दिमाग को सर। वेरी इंपॉर्टेंट। रूसो नैतिकता को प्रकृति के साथ जोड़ता है। वो कहता है कि जब प्रकृति में मानव जीवन जी रहा था तो वो नैतिक था। When you led a life of naturalistic way, when you were living organically with nature, it was moral according to Rousseau. Getting my point or not? Whereas Kant says it is the human consciousness, any work, any action, any deeds that you are doing with the conscience, this will lead to the morality and this will lead to the betterment. And eventually, इसके थ्रू अगर आप स्टेट फॉर्म करोगे ना तो कुछ गलत नहीं होगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कॉन्शियस को एक्टिव करके आप स्टेट फॉर्मेशन करोगे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्टिव करके स्टेट फॉर्मेशन करोगे इंडिविजुअल्स के रूप में, तो क्या वो स्टेट कभी एब्सोल्यूट बन पाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? वोट देते समय ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जगा दो, अगले रात का दारू उतर गया हो तो बाटली बाटली देते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी वाले, ठीक, समझे नहीं समझे? वहाँ ही है, बोले 2-5 हज़ार रुपया है, बाटली है, बोले कौन सा है? देसी, देसी नहीं, शिवास पीने वाले लोग भाई, और वो पोटली से नहीं मारेंगे ना, थोड़ा भारी बोतल लेके आओ सर, ठीक है। फिर रास्ते में आपको इलेक्शन कमीशन पे ड्यूटी में लोगों को बोला गाड़ी खोलो, डिक्की खोलो, बोला इतनी बोतलें पकड़ी, बोले वीडियोग्राफी करो सर, ठीक है ना, न्यूज़ में आएगा कल तो, है ना। तो आप भी टाइम एंड स्पेस में कार्य कर रहे हो, आप कॉन्शियसनेस जगह के नहीं कर रहे हो सर। आपने उसका फोटोग्राफ लिया है बिकॉज यू वांटेड टू बी न्यूज, यू वांटेड टू शो टू द सोसाइटी कि देखो मेरा कर्तव्य है। नहीं, तुम कॉन्शियस होकर कर रहे होते तो तुमने सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी होती, तुमने एक ही पकड़ी बाबू। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, सो समझ में आया आपको कॉन्शियस किसको कहते हैं? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, अभी मैं आता हूँ सर। कांट वाज नॉट रोमांटिक। ओके, रोमांटिसिज्म नहीं बोलता है वो, कॉन्शियस को ही जगाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप टाइम एंड स्पेस डायमेंशन से अलग हो जाइए, आप चीजों को सापेक्ष में मत देखिए सर। आप जब सापेक्षवादी बनते हो ना, रिलेटिविज्म के रूप में सर, ठीक है, तो आप हमेशा सेल्फिशनेस को लेके आते हो when you see things in a relative way, but there are certain actions which are supposed to be done from the conscious point of view. आदमी हर जगह सापेक्षवादी बन जाएगा ना टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में सर, ठीक है, और फिर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी तो सोसाइटी में एनार्की आ जाएगी सर। सब अपनी सेल्फिशनेस की बात, इसके लिए तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की शुरुआत हुई ना। आप कॉन्शियस बेस्ड ड्यूटी करोगे, when you will be doing your duty of conscience, okay, you will not be concerned about the result. आप परिणाम सापेक्ष नहीं जाओगे सर। आप कहोगे कि नहीं, मेरा कॉन्शियस कहता है मुझे कर्तव्य करना। आप देखिए, आपको ये कॉन्शियस की पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ना, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए। से फॉर एग्जांपल मिलिट्री में हो, पुलिस सर्विसेज में हो, आप अपनी जान को दाखिल में देखे, यू आर एक्चुअली डूइंग योर ड्यूटी, यू नो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बुलेट विल पियर्स योर हेड। बहुत ही क्लियर कट है सर। अब आर्म्ड फोर्सेस में होते हो ना, आपको पता है सर। अब आप वहाँ पे सेल्फिशनेस लेके आओगे कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, है ना, मेरा फैमिली का क्या है, मेरा घर बार का क्या होगा, है ना, बीवी बच्चे हैं, ऑल दिस थिंग, बट स्टिल यू डू दैट। सोल्जर्स करते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस एक्टिव है, उनकी रूह कह रही है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो गलत नहीं है सर, उनको वो ब्रह्म ज्ञान है सर, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान है सर, ठीक है। हर जगह पे कौन, तो कॉन्शियस स्पेस कार्य करिए, वो आपको रियल नॉलेज की तरफ लेके जाएगा। एम्पिरिकल एविडेंसेस रियल नॉलेज की तरफ नहीं जाएंगे। सोसाइटी के अंदर कांत इसके लिए ही हर बात के ऊपर बात करता है सर, दैट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, है ना। इसको ये एक्टिव होगा तो आप हर जगह सेल्फिशनेस, ये बुद्ध ने भी यही कहा था एक्चुअली, बुद्ध ने भी यही कहा था कि भाई आप सेल्फिशनेस मत रखिए, सेल्फलेस बनिए। आदमी जब सेल्फलेस ड्यूटीज करेगा, दैट विल नॉट बी रिलेटिव टू एनीवन एल्स। तो एक तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रही है कि कांत ने यहाँ पे कॉन्शियस को जगाने की बात की है सर, और वो कह रहा है कि भाई रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज नहीं लेंगे। पिक्चर क्लियर हुआ आपका? फर्स्ट पार्ट ऑफ कांत इज क्लियर सर, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, बाकी साइड्स में दिया हुआ है उसमें पूरा। तो नॉलेज अलग अलग जगह से आ सकता है। देयर कैन बी नॉलेज बेसिकली which can be achieved via experiences, there can be knowledge which can be achieved independent of experiences, a posteriori and a priori. There can be knowledge which can be achieved based on the empirical data as well. कांत कहता है कि नहीं, कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो खुद की ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से आता है सर। इसके लिए कहता है dare to know, have the courage to make use of your own understanding.
खतरनाक स्टेटमेंट है सर। एनलाइटनमेंट की शुरुआत आप ये वेस्टर्न ऑथर्स को पढ़ोगे ना सर, उसमें सबसे पहले एनलाइटनमेंट का चैप्टर की सबसे पहली लाइन ही होती है। वेस्टर्न ऑथर्स को अगर आप पढ़ोगे ना, यूरोपियन ऑथर्स को, मैं बीच में एक ऑथर को पढ़ रहा था, उसने एनलाइटनमेंट का चैप्टर का सबसे पहला लाइन ही ये था। मेरा दिमाग घूम गया, बोला ये कान से शुरू कर रहा है, कान तो हाई एनलाइटनमेंट में लेट में आया था। फिर ये कह रहा था कि पढ़ते समय अपना कॉन्शियस को जगा के रखिएगा, पढ़िएगा तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। मतलब ये बात समझे नहीं समझे। फिर मुझे लिंक हुआ था ये कांत की बात कर रहा है। खैर, कांत को मैंने पढ़ा 2010-11 में पहली बार कॉपल स्टोन में। कॉपल स्टोन की टोटल 9 वॉल्यूम की किताबें आती हैं, 9 वॉल्यूम्स इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी में सर। 2010 के टॉपर थे वो, यहाँ गुजरात में उनका पोस्टिंग हुआ था, ही बिलोंग टू सम अदर स्टेट। और यहाँ स्टेट ट्रेनिंग जैसे मसूरी है वैसे ही यहाँ स्पीपा है, मैं वहाँ से एसोसिएटेड था उस टाइम पे, थोड़ा आना जाना था मेरा एक दफ़ा। तो 11 के बाद की बात है, 11 के बाद 11 या 12 की बात हुई। तो फिर मैं उनको वहाँ मिला और कॉरिडोर में घूम रहे थे। मैंने बोला आईएएस है ना, वो ट्रेनिंग सब यहाँ पे घूमते हैं वहाँ कॉरिडोर में। तो मैंने कहा रुको जाके पूछ के आता हूँ। मैंने कहा कि सर हमारा भी फिलोसफी ऑप्शनल लेने का मन कर रहा है, ये वो कॉलाडीम का बुक कौन सी पढ़े। तो उन्होंने कहा वेस्टर्न में ये उसमें फिर कॉपर स्टोन बताया। फिर मैंने कहा कि ऐसे तो मैंने कॉपर स्टोन समझा था, कॉपर स्टोन कॉपर और पत्थर मतलब है ना, ताम्र प्रसर युग की बात कर रहा था मैं, तो मतलब वो भी हिस्ट्री में घूम रहा हूँ। मैंने कहा कॉपर स्टोन करके कोई ऑथर बोला है उन्होंने। फिर मैं पीपा में लाइब्रेरी है मसूरी में, बड़ी पीपा है गुड लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी में घुस गया। मतलब यहाँ तो होगी सर, यहाँ तो सब होती है फिलोसफी के सेक्शन में, कंप्यूटर में डालो है ना, सिस्टम थी ना सेंट्रलाइज सिस्टम, कंप्यूटर में बुक किया नाम ही नहीं मिला कॉपर स्टोन कॉपर स्टोन। मैंने कहा कि काम करो फिलोसफी में रैप में चला जाता हूँ। तो पीपा में 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है, बेसमेंट में भी है। तो पहले ऊपर के 1-2 फ्लोर में घूमा, देखो बुद्धि नहीं चलती आदमी की सर, कि पहले देख ले कि कौन सी बुक्स कौन से सेक्शन में फर्स्ट फ्लोर पे है ना। तो 2-3 फ्लोर ऊपर के घूमे, फिर किसी ने पूछा फिलोसफी की कहाँ है, बोलो तो बेसमेंट में। बोला ज्ञान है ना बहुत डीप मिलता है सर, ठीक। तो ज्ञान ऐसे ज्ञान फिलोसफी बहुत डीप है ना, तो नीचे गया बेसमेंट में। फिर मेरे को लगा कि एक बुक होगी सर है ना, मैं कॉपर स्टोन का फर्स्ट वॉल्यूम उठाया। मतलब वेस्टर्न फिलोसफी की शुरुआत है ग्रीक फिलोसफी से है ना, हीरोडोटस वहाँ से चलता 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 आप देखोगे ना कहानी शुरू होगी हिस्ट्री फिलोसफी की। एंड फिर उसमें देखा तो 9 वॉल्यूम्स, उसमें से एक वॉल्यूम याद 5वां 6वां वॉल्यूम पूरा कांत के ऊपर है। मैंने कहा भारी है सर, समझे नहीं समझे मतलब इतना पढ़ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है और कांत क्या देख रहा है, पढ़े जा रहे हैं सर। अच्छा इसलिए ये वो दिमाग ऐसा होता है ना, मैं रिलेटिव पढ़ रहा था ना स्पेस टाइम के डायमेंशन में, कि एग्जाम दे रही है ये, अरे सीखो तो सही कि तू किसके सापेक्ष में कह रहा है सर, क्यों कह रहा है समझे। ये कहानी थी हमारी कांत के साथ। 2 दिन मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। फिर मैंने कहा कि एक बार मैं पढ़ लूंगा, फिर मैं बुक ऑर्डर कर दूंगा ना, ऑर्डर फ्रॉम बुक स्टोर में, बुक स्टोर को कहूँगा मेरे को मंगवा के दे सर। बट फिर प्रॉब्लम हो गया सर, नहीं समझ पाया सर, गेटिंग पॉइंट। एंड देन हालत बदल गई, जज्बात बदल गए। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो पहला तो ज्ञान की बात की, और कांत के रूप में आपको ये पता होनी चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आया सर, ठीक है। अब दूसरी कहानी में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, वो है मॉरलिटी के बारे में। अब देखिए कांत ने नॉलेज को मॉरल बेसिस के ऊपर अचीव करने की कोशिश की सर, और कांत ने बेसिकली ये बताया कि नैतिकता क्या है, व्हाट इज मॉरल, गेटिंग पॉइंट आउट। क्योंकि सोसाइटी में एक दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा था सोसाइटी को लेके भी सर, कि नहीं उसने रिलेटिव उन्होंने पॉइंट्स पढ़े थे। उन्होंने बताया था कि ये थिंकर को मैंने इसमें से पढ़ा है, उन्होंने 20 मिनट दिए थे मेरे को, ही गेव मी 20 मिनट्स, करीबन 15-20 मिनट है ना। उन्होंने कहा कि इसको इसमें से पढ़ो, इसमें से पढ़ो। ऐसा नहीं था कि पूरा उन्होंने बताया था सर, क्योंकि सिलेक्टिव थिंकर्स को देखना था ये तरह से, ठीक है। उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था एक्चुअली। वो मैगजीन था उसमें उनका इंटरव्यू आया था, तो मैंने फोटो से उनको पहचाना था। मैंने बोला अच्छा, मैं उसमें करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें इनका फोटो था, ये तो वही वहाँ से घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दौड़ता दौड़ता गया, मैंने बोला इनको पकड़ो सर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें ये है, इसमें ये है। उन्होंने कहा खैर लेट मी कम बैक। ओके, तो पहली बात आपको ये दिखेगी। दूसरी मोरालिटी, चलिए आ जाता है। कांत ने ज्ञान को बताने की कोशिश की कि हम लोगों को बेसिकली मोरालिटी किसे क्या है उसकी व्याख्या देनी है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्यों कहा गया था, व्हाट वाज द रीजन व्हाई कांत गिव दिस आइडिया ऑफ मोरालिटी सर, ठीक है, याद रखिएगा। कांत ने कहा कि ऐसा कोई भी ज्ञान जो बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस को जगाता है, ऐसा कोई भी कार्य जो आप ड्यूटी जिस तरह से कर रहे हो सर, ठीक है, जिसके थ्रू आप सेल्फलेसनेस करते हो, वो मॉरल होगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मॉरलिटी के बेसिस के रूप में स्टेट फॉर्मेशन भी हो सकता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी बहुत इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज मॉरल। अब मॉरल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड उसकी व्याख्या देगा, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग उसकी व्याख्या देगा सर, ठीक है। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था सर, एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ये कहते थे कि एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड रैशनलिज्म इज मॉरल। आपको पता होगा सोर्सेज ऑफ मॉरलिटी एंड सोर्सेज ऑफ एथिक्स में एक सोर्स आता है फैमिली, फैमिली जो कहती है वो आपका एक एथिक्स का सोर्स हो गया, गुड बैड की व्याख्या। फिर एक सोर्स आता है स्टेट, एक सोर्स आता है रैशनलिज्म सर, सोर्सेज ऑफ एथिक्स के अंदर, कि गुड बैड की व्याख्या तर्क के आधार के ऊपर भी की जा सकती है। आप एथिक्स में ये मान लेते हो, पर कांत गलत कह रहा था। कांत कह रहा था कि नहीं है सर, एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन रैशनलिटी इज नॉट मॉरल, इट माइट बी इरेशनल, इट माइट बी इमोरल एज वेल सर। आप हर एक चीजें तर्क के आधारित बोल दोगे। आपने तो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया सर, ठीक है, आपने तर्क दिया कि देखिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था, इसके लिए उसने बम गिराया था, है ना। पर क्या इसको आप मॉरल गिनोगे सर? अमेरिका जस्टिफिकेशन उसको नैतिक कहेगा कि देखो इसने हमारे ऊपर अटैक किया था, इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक किया सर, समझ में आया कि नहीं आपको? बट सच्चाई ये थी कांत के हिसाब से कि भाई आपने जो एक्शन किया है उसमें तो काफी लोगों को गलत या आपने मारा है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो कांत कहता है कि गुड और बैड की व्याख्या, राइट और रॉन्ग की व्याख्या ना तर्क दे सकता है ना कोई धर्म दे सकता। गुड और बैड की व्याख्या या राइट और रॉन्ग की व्याख्या, राइट रॉन्ग गुड बैड, दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द मॉरलिटी सर, यही
सोसाइटी डिसाइड करती है सर, है ना। getting my point? कोई धर्म गुरु भी नहीं दे सकता है, कोई किताब भी नहीं दे सकती। उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी थी, कैथोलिक रिलीजन चल रहा था बहुत जगह के ऊपर, तो बाइबल कहती थी कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। कांत कहता है ये भी गलत है। किसी ने कहा कि भाई तर्क के आधारित डिसाइड करेंगे कि है ना, रैशनैलिटी अपने रीजनिंग के एम्पिरिकल एविडेंस, वो भी गलत है सर। कांत कहता है मॉरल वही है जहां सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, मॉरल वही है जहां सेल्फलेसनेस डोमिनेट करती हो। एनीथिंग वेयर द सेल्फलेसनेस इज देयर एंड सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट देयर, वही चीज बेसिकली मॉरल बनेगी। ऐसा कोई भी कार्य आप कर रहे हो सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, जहां अपनी सेल्फिशनेस को दूर कर दिया है, अपनी सेल्फिशनेस को दूर कर दिया है, जहां आप इफ और बट्स के बेसिस के ऊपर से कार्य कर रहे हो। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना, इस तरह की बातें होती है ना सर, हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स के रूप में सर, ठीक है ना। ये करूंगा, आज मैं पढ़ूंगा तो मुझे सिलेक्शन मिलेगा, कांत कहता है ये इमोरल है, ये अनैतिक है आपके लिए सर, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनी एक्शन वेयर यू थिंक अबाउट द ग्रेटर एस्पेक्ट्स, जहां आप अपनी कॉन्शियसनेस को जगा के, अपने सेल्फलिशनेस को दूर करके और सेल्फलेसनेस को अचीव करने की कोशिश करोगे ना सर, उसके बेसिस के रूप में जो कार्य होगा वो कार्य मॉरल होगा। और ये मॉरल कार्य वेलफेयर की तरफ सोसाइटी को लेके जाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनिए सर, इसी से बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मॉरलिटी होती है। ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मॉरलिटी पूरी दुनिया के ऊपर होगी, तो इसी से ही यूनिवर्सल वर्ल्ड की क्रिएटिविटी होगी, और इसके थ्रू ना युद्ध होंगे, ना इनइक्वालिटी होगी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कांत कहता है कि एनी प्लेस और एनी एरिया, आप उसके ऐसे इसको समझ जाइए सर, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही आएंगे, फिलोसफिकल बेस के ऊपर ही आता है, इसमें थिंकर्स के ऊपर ही। एंड दैट इज द रीजन ही से समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेट, वो स्टेट यूनिवर्सल होना चाहिए। तो आपको लगा कि स्टेट यूनिवर्सल कैसे होगा? और बस सब लोग सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर काम करेंगे तो सब यूनिवर्सलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? When everyone is thinking on the basis of self-interest, away from self-interest, they are going away from self-interest, they are thinking from the point of selflessness, आप अपनी इच्छाओं को दूर कर देते हो, तो आप जो भी कार्य करोगे वो दूसरे के लिए कर रहे हो। मतलब ये है, आज प्रतीक नायक जो कार्य कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरे के लिए कर रहा है। खैर मैं कांत की परिभाषा में अनैतिक हूँ सर, क्योंकि मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, ईएमआई भरना होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज है सर, ठीक है। आप भी अनैतिक हो कांत की परिभाषा में सर, ठीक है। आई हैव माय ओन प्रायोरिटीज, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ सर, ठीक है। आप भी अपनी इंटरेस्ट को पहले ध्यान में रख के ही आए हो, आप एंड टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में ही आए हो कि मास्टर ने कहा है कि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेगा, है ना। और मास्टर ने नैतिकता के तहत ये भी कहा था कि 1 साल ज्वाइन करेगा तो शांति से करेंगे हम लोग, तो ठीक। बट आपकी वहाँ पिपूरी बच जाती है सर, ठीक है ना, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में, है ना, कि आप कहोगे कि 3 महीने में सिलेबस इसलिए ऑप्शनल का निकालना है। खैर, सो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। तो कांत कहता है, सुनिए सर, एनीथिंग, एनी एक्शन, एनी ड्यूटी, any work that is being done on the basis of selflessness, when the self interest are not there, and when you do work for others, any thinking as well, even आप सोच भी रहे हो ना सर, जो कैटेगरिकली आपने सोचा है कि यार इसमें मुझे कुछ गलत नहीं है किसी के लिए, वो सब का सब मॉरल होगा सर। तो समझे आप लोग व्हाट इज एक्चुअली कांत थिंकिंग सर, एंड हाउ कांत इज एबल टू कम अप विद द पॉइंट वेयर वी विल फाइंड कि कांत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ मोरालिटी की व्याख्या कैसे दी जाएगी सर। मोरालिटी कोई धर्म, कोई तर्क, कोई विज्ञान या कोई किताब आपको मोरालिटी की व्याख्या नहीं देगी सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो कांत ये कहता है कि गुड बैड राइट रॉन्ग की व्याख्या गॉड, रिलीजन, कोई लीडर, कोई रैशनैलिटी के बेसिस के रूप में नहीं आती है सर। कांत कहता है कि राइट एक ही चीज को मानेंगे जहां सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, राइट या मॉरल उसको कहेंगे जहां सेल्फलेसनेस ना हो, राइट और मॉरल उसको कहेंगे जहां आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे हो, और ऐसा कोई भी कार्य जो दूसरों के लिए हो रहा है, जहां आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे आपको पता है कि आप अपना कार्य कर रहे हो, जहां आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, ठीक है। इस बेसिस के रूप में होगा क्या कि पूरी की पूरी मॉरलिटी यूनिवर्सलाइज हो जाएगी सर। और ये मॉरलिटी जब यूनिवर्सलाइज होगी तो पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी पॉलिटिकल यूनिट्स है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितने भी पॉलिटिकल यूनिट्स है वो भी यूनिवर्सलाइज होंगे कि नहीं होंगे सर। तो कांत इन बेसिस के रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वी नीड टू हैव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मॉरलिटी, जहां एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, अ पर्सन हु इज डूइंग वर्क फॉर अदर्स, समझे नहीं समझे। तो ये प्रिस्क्रिप्शन दिया कांत ने कि व्हेन ऑल पीपल विल डू द वर्क फॉर अदर्स, अपनी सेल्फिशनेस को बीच में नहीं लाएंगे, तो एक ऐसे सिद्धांत जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू कर सकते हैं हम, तो शासकों के ऊपर भी लागू हो सकते हैं, और उस कंडीशन में जो स्टेट बनेगा वो मॉरल स्टेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। वो कहता है कि वो मॉरल स्टेट बनेगा सर, सब लोग सेल्फलेस करेंगे, सबकी एक फ्रेटर्निटी बन जाएगी सर, और सबकी फ्रेटर्निटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इन बेसिस के रूप में कांत ने एक विचार दिया, एक विचार के रूप में उसने नैतिकता की बात की। उसने कहा एक दो इंपेरेटिव्स दिए थे, एक हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव और एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पार्ट क्योंकि ये फिलॉसफी का पार्ट है सर, है ना। बट कोई भी कार्य आप इफ्स एंड बट्स के साथ करते हो ना, वो मॉरल नहीं होते सर, समझे नहीं समझे। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विद इफ्स एंड बट्स, सारी भाषा में सर, है ना,
if I'm doing this I'll get this, so that means some selfish interests are coming into the picture, है ना, some definition है। अगर मैं आज पढ़ लूंगा, मम्मी नहीं कहती है आपको बेटा अगर आज तुम पढ़ोगे तो शाम को आपको चॉकलेट मिलेगी सर, समझे, वो अनैतिक है कांत के हिसाब से, दैट एक्शन इज वेरी इमोरल, आप बच्चों को करप्ट कर रहे हो, यू आर करप्टिंग योर चाइल्ड, है ना, बचपन में आपको मिला था, कांत के हिसाब से इमोरल है ये, ठीक है, हम सबको ये सब इमोरल, इसके लिए शादी नहीं किया, कौन करेगा सर, ऐसे तो सोशलाइजिंग करता था बहुत, वाज ग्रेट सोशलिस्ट एज वेल सर, बट देन वो मीटिंग मीटिंग में लोगों के साथ बैठता था ना वहाँ डिनर पार्टीज में, वहाँ लोग फिर थोड़े थोड़े से दूर होने शुरू हो गए, बोले यार ये बहुत भारी है, हर एक जगह वो खाना खा रहे चम्मच से, तो बोले देखो ये मॉरल है और ये मॉरल है, यार ठीक है आप धीरे दोनों जो है ना, वाइन वाइन पी रहे थे उसमें, बोले ये मॉरल है ये मॉरल है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वो सब जगह पे वो पास तक निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि ऐसा कोई भी इंपरेटिव, ऐसे कोई भी एक्शन जो कैटेगरिकली की गई हो और जहाँ पे आपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया है सर, आपने कोई भी कैटेगरी, भले इवन आपने कोई स्पेसिफिक एक्शन की है सर, है ना, ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्य किया, पर हाँ आपने सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रखा है सर, इवन यू आर डूइंग सम कैटेगरी वन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, है ना, आप स्पेसिफिक काम करो, सेल्फ इंटरेस्ट को बीच में मत रखिएगा, तो वो वर्च्यूज होंगे, वो मॉरल होंगे सर। तो पहली बात आपको समझ में कि कांत ने रैशनैलिटी के बेसिस के ऊपर मॉरलिटी को डिफाइन नहीं किया, कांत ने रिलीजन के बेसिस के ऊपर, गॉड के बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर दो ही सिद्धांत चलते थे कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, तो कहता है कि भाई ये दोनों की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है, तो इन बेसिस के रूप में कांत इनफैक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और उसने ये बताया कि देखो इन सब के कारण हमारे सोसाइटी में करप्शन हुआ है, जहाँ व्यक्ति सेल्फिश बन गया है सर, गेटिंग पॉइंट, और व्यक्ति सेल्फिश क्यों बना है उसके पीछे का कारण उसने ये भी बताया सर, है ना, कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है आज की तारीख में, बिकॉज सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस हुए है, साइंटिफिक थिंकिंग के कारण हमारा जीवन अच्छा हो गया है सर, ठीक है ना, और लाइफ इज एडवांस तो गुड स्टेट, उस टाइम पे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी शुरू हो गया था सर, गेटिंग पॉइंट, तो कांत इसके कारण उसको भी क्रिटिसिज्म करेगा, कांत कहेगा कि देखिए आप इंडिविजुअल को करप्ट कर रहे हो मटेरियलिस्टिक एविडेंसेस के थ्रू सर, गेटिंग पॉइंट, आप मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट करो तो उससे व्यक्ति करप्ट ही होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर जो चॉइस होगी, उसके जो भी डिसीजन होंगे वो हमेशा टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में ही आएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे आप लोग। तो ये कर्म योगी बंदा था, इसको डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, है ना, तो भारतीय एथिक्स भी यही बताते हैं ना, इवन इंडियन एथिक्स आल्सो डिस्कस अबाउट दिस कर्म योग ओनली सर, समझे आप लोग। इंडियन एथिक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो क्या बताते हैं सर, व्हाट डज द ट्रेडिशनल एथिक्स ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट सर, तो वो भी आपको कर्म योग की ही बात करेंगे ना सर, ठीक है, तो आपको पहला तो चीज क्लियर में आ गया कि ये डीओंटोलॉजिकल एथिक्स की बात कर रहा है, और इसमें मॉरलिटी के सिद्धांत बहुत ही अलग है सर, ठीक है। अब कांत का तीसरा विचार यहाँ से निकल गया, तीसरा क्या था कि व्हाट इज फ्रीडम, और इसी बेसिस के रूप में उसने इंडिविजुअल राइट्स की भी बात की है, इसी बेसिस के ऊपर उसने स्टेट की भी बात की है, इसी बेसिस के ऊपर उसने पॉलिटी के फॉर्मेशन की भी बात की है सर, ठीक है, कई इंपॉर्टेंट। अब फिर से वो फ्रीडम के ऊपर बात कर रहा है, जुडिशरी के ऊपर बात कर रहा है, जस्ट इसमें उसे फिर जुडिशरी को भी लपेटे में ले लिया, उसने कहा कि एनी लॉ विच इज नॉट मॉरल इज एन इनजस्टिस, इट इज नॉट अ मॉरल लॉ सर, उसे सब जगह मॉरलिटी लाएगा सर, ट्रेडिंग अपॉइंट। तो घुमा फिरा के किसी ने कहा कांत को कि सर आपके हिसाब से फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता क्या है, अच्छा दिस इज टू डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्या है सर, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या पॉल साइंस और फिलॉसफी का टॉपिक है, बट है ना, इंटरव्यू में पूछ देते हैं। Liberty is regulated by law. Okay. Freedom is born free, sir. Okay. Liberty is inherent and liberty is decided by the state, sir. देखिए उसमें अनेकांतवाद है सर, है ना, समझे नहीं समझे सर, फ्रीडम इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू यू, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लिबर्टी लीड्स टू फ्रीडम, सर चलिए वेरी इंटरेस्टिंग सर, है ना, आपने को रिलेट किया है चीजों को, फ्रीडम इज रेगुलेटेड बाय लॉ, लिबर्टी इज रिस्पांसिबल यूज ऑफ फ्रीडम, अरे वाह सर, हाँ समझ में आ गया, फ्रीडम इज गिवन जैसे भारत को मिला था, ठीक, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। कांत को किसी ने पूछा कि सर आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है सर, लेट मी कम बैक, ओके, उसके बाद अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, फ्रीडम इज द वाइड लिबर्टी रूल ऑफ लॉ बेस्ड थिंग्स, ओके, देखिए इट हैज वेरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, इसको कैसे बंद करते हैं सर, है ना, टंग टंग कर रहा है कब से, ओके, नोटिफिकेशन को बंद कर देते हो, टोडिंग कब से चालू है सर, अब नहीं आएगा सर, म्यूट कर दिया अपन, आवाज आ रही है ना मेरी, खैर लेट मी कम बैक, ओके, वो पैरअप किया गया है सिस्टम और ये सब, है ना, फोन ये वो सर, फोन कहीं साइड में पड़ा है, सिस्टम यहाँ पे सर। अब देखिए कहानी क्या है, कांत को किसी ने फ्रीडम के बारे में पूछा सर, और बताया कि सर व्हाट इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू सर, है ना, प्लीज टेल अस कि आपके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है सर। कांत ने कहा कि जय बात, रुकिए सर, गेटिंग पॉइंट, कांत कहता है कि फ्रीडम अच्छी बात है, बट फ्रीडम किसको कहेंगे उसको लेकर उसने एक नई परिभाषा दी सर, गेटिंग पॉइंट, वो क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज अलाउड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मॉरल विल, जब कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, उसको छुट्टी मिलती है अपनी कॉन्शियसनेस के बेसिस के ऊपर से कार्य करने की, तो ही वो ट्रू फ्रीडम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज प्रतीक नायक को कह दिया गया कि प्रतीक नायक यू आर फ्री, मैंने कहा ओके आई एम फ्री, तो यू कैन गो, मैंने कहा ओके, अब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट, बोले क्यों, एयरपोर्ट जाऊंगा, प्लेन लैंड होगा ना तो मुझे सेल्फी लेनी है सर प्लेन के, सर बोले तुम वहां नहीं थे, बट मेरी कॉन्शियसनेस ये कहती है कि आई शुड गो टू एयरपोर्ट टेक अ सेल्फी, नहीं वहां स्टेट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो कांत कहता है कि प्रतीक नायक एंड हिज कॉन्शियसनेस इज सेइंग ही शुड गो टू एयरपोर्ट टेक अ सेल्फी व्हेन द प्लेन इज गोइंग टू लैंड ऑन रनवे,
and when the restrictions are put, this is not true freedom. Getting a point or not? तो कांत ये कहने की कोशिश कर रहा है फ्रीडम के बेसिस के रूप में कि ट्रू फ्रीडम इज दैट फ्रीडम, सुनिए मेरी बात, ट्रू फ्रीडम इज दैट फ्रीडम वेयर अ पर्सन इज एबल टू फंक्शन एंड एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मॉरल विल, उसी को ही सच्ची स्वतंत्रता कहेंगे। बाकी अब पेपर में लिख के दे दोगे कि बेटा तुमको छुट्टी मिली है, यू आर फ्री, वो नहीं है सर। तो कांत इनफैक्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अ पर्सन और फ्री विल इज दैट विल which functions according to the individual himself. A free will is a will which functions according to the individual himself, and it is not the state who should put the restraint, it is the individual only who will put the restraint. मैं बिकॉज मेरी कॉन्शियसनेस जगी हुई है तो ऐसी मूर्खामी नहीं करूंगा कि मैं एयरपोर्ट पे जाके सेल्फी लूंगा, क्योंकि मेरे सेल्फी लेने के चक्कर में प्लेन क्रैश हो जाएगा सर। एंड मोमेंट में है ना, पायलट देख रहा है, बोले कोई एयरपोर्ट में अरे ये कैसा कर रहा है, बोले पीछे लो गाड़ी पीछे लो, प्लेन में लैंडिंग वैंडिंग गियर में आगे हो गया, 150-200 लोग प्लेन क्रैश हो गया सर, ठीक है। So I know that because my consciousness is still alive and I have taken this decision in a very conscious way, so I will not do this kind of foolishness of going to airport, है ना। तो state क्यों बीच में आ रहा है? Why the state is coming in between to put restraint on me? वो true freedom नहीं होगी। true freedom वही होगी जब आदमी को conscious way के अंदर एक्ट करने का मौका दिया। अगर आदमी अपने ऊपर खुद से ही restraint डाल देगा, रीजनेबल restrictions की आवश्यकता लगाने की जरूरत ही नहीं होगी सर। देखो हर एक चीज उसकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी है, हर अंतरात्मा ही है सर। कांत के लिए अंतरात्मा सब कुछ है, थंब रूल में बता देता हूँ। अंतरात्मा ही नैतिक है, अंतरात्मा ही ज्ञान है, अंतरात्मा ही आपकी स्वतंत्रता है सर। समझ में आ रहा है? वो कह रहा है कि आप कॉन्शियस कार्य जो भी करोगे कुछ गलत नहीं करोगे सर, आपको तर्क वर्क की आवश्यकता नहीं है सर, है ना। बुद्धि उतनी तो आ जाती है ना सर कि आप गलत कर रहे हो सर, तो आप अंदर से अपने आप को देखिए सर। कांत कहता है कि एनी एनलाइटेंड पर्सन जिसकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी जागरूक हो चुकी है, he or she will know the actions that they are conducting and they will automatically put restraint on themselves before acting any kind of foolish step. When a person is enlightened, when a person is conscious, क्योंकि उसको ज्ञान मिल चुका है, तो he will not harm others, and if he will not harm others, so this will be the true form of freedom. Individual freedom इसको कहते हैं, when a person is allowed to act on the basis of his consciousness. Getting my point or not? कांत कहता है कि आप कागज के ऊपर लिख के दोगे, है ना, कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू पलाडियम का, बोले नो। तो जब आप नैतिक कार्य कर रहे हो, आप नैतिक विचारों के साथ कार्य कर रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स। सुनिए मेरी बात, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स तो वेलफेयर की क्रिएशन होगी। राजा भी दूसरों के बारे में सोचेंगे, राजा का जो कार्य होगा वो कार्य प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा होगा। प्रजा का जो कार्य होगा बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे प्रजा के प्रति होगा, मतलब प्रजा का राजा के प्रति होगा सर। सब अपने मॉरल या कॉन्शियस वे के थ्रू अब जब अपना एक्ट करेंगे सर, है ना, बिल्कुल पॉइंट। और जब कॉन्शियस वे के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाता है और आदमी को स्वतंत्रता मिलती है, कोई एक्सटर्नल पावर आके उसको नहीं रोकेगी, तो उसको फ्रीडम के रूप में कहा जाएगा। समझ में आ रहा है सर? यू गॉट द थंब रूल? इसको कहते हैं मॉरल विल। दिस इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ मॉरल विल एंड फ्रीडम। नैतिक स्वतंत्रता आपकी मॉरल विल का कांसेप्ट है फ्रांस के अंदर, फ्रांस का कांत के अंदर, ठीक है। बट व्हाट टू हाउ टू नो दैट द कॉन्शियस ऑफ इंडिविजुअल व्हाट इफ समवन इज नॉट मॉरल सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। अब उसको लेके कांत ने कहा है कि भाई इसकी रिपरक्यूशंस आपको देखनी है सर, और इसको ओवरऑल आपको क्या कह सकते हैं कि अंदर से ही इसको रियलाइज करवाना है कि भाई आप अपनी जागरूक अवस्था के अंदर हो, है ना। और वो आदमी को पता चलता ही है सर, ठीक है, वो आदमी को पता चलता ही है, वो जब ठोकर खाएगा जब विचार करेगा सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो एक पार्ट के अंदर कांत ने मॉरल विल और फ्रीडम की बात की, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश की कि भाई देखिए हम यहाँ पे एक्सपीरियंसेस, ज्ञान और इन सब के बाहर निकल के जब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, इनके बेसिस के रूप में हमको फ्रीडम मिल जाएगी सर, ठीक है, कॉन्शियसनेस के थ्रू। अब किसी ने पूछा कि आप ये कह रहे हो सर, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, आप ये कह रहे हो कि भाई आदमी जब मॉरल एक्शंस करेगा, उसकी मॉरल विल है, और मॉरल विल के बेसिस के ऊपर जो कार्य किया है आपने करने की छुट्टी दी, तो फ्रीडम मिल गया, तो फिर स्टेट की जरूरत क्या है? तो स्टेट की जरूरत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पिक्चर कम्स इनटू द डायमेंशन एज वेल, ठीक है। तो स्टेट की जरूरत क्या है? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि भाई सब मॉरल है और मॉरल एक्ट होगी, मॉरल एक्ट को आपने फ्री कह दिया है, आदमी खुद के ऊपर रिस्ट्रेंट डाल देगा, तो व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ स्टेट? आदमी खुद की एक्शन के ऊपर रिस्ट्रेंट डालेगा क्योंकि वो नैतिक कार्य कर रहा है, उसको पता है, अनैतिक कर रहा होगा तो रोक देगा अपने आप को ना, जागरूक अवस्था में है, नहीं 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 है, मैं बह गया था, फिर अचानक ही आदमी खड़ा हो जाता है, बोले नो 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 नहीं बहेगा अपन, ठीक है। देन व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ स्टेट? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ये उसकी क्रिटिसिज्म में आएगा सर, उसके एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी के पार्ट के अंदर। व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ स्टेट? जब कांत को किसी ने पूछा सर आप ये कह रहे हो कि मॉरल विल के थ्रू किया गया जो भी कार्य है, और मान मनुष्य का जो सोल है, अंतरात्मा है, चेतना है, रूह है सर, ठीक है, उसके बेसिस के रूप में आप सोसाइटी को गवर्न कर रहोगे, तो फिर स्टेट की जरूरत क्या है? क्योंकि सब फ्रीली एक्ट करेंगे, और फ्रीली भी एक्ट करने के बाद भी सब मॉरल एक्ट ही करेंगे। सबको पता होगा कहाँ रिस्ट्रेंट रखना है सर, सबको पता होगा कि रिस्ट्रेंट रखना है सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट?
स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी सर? आप देखिए मॉडर्न स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? जब आदमी अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्ट नहीं करता है, आदमी सही और बुरे के बीच में तफावत नहीं कर पाता है, इंसान अपनी औकात के बाहर जाने की कोशिश करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब आप कुछ गलत करोगे, किसी और की चीजें ले लोगे सर, है ना, तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई इनइक्वल कंडीशन के थ्रू पास करेगा, किसी के साथ अन्याय होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि न्याय दिलाने के लिए और एक डर क्रिएट करने के लिए स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया, है ना। सादी एग्जांपल आप देखिए, मैं स्कूल में था तो बहुत ही मतलब विदूषक था सर, है ना, कभी कभी। और खासियत ये भी हुआ करती थी कि आजू बाजू वाले लोगों को थोड़ा परेशान करना और ये सब चीज़ें थोड़ी मैं कर देता था सर, ठीक है। तो किसी के आप पकड़ के चलिए कि कंपास बॉक्स में अच्छी पेंसिल है तो मैं उसके सामने निकालता था, लिखता था, तो उसको लिखने नहीं देता था, है ना। मेरे पास अप्सरा का इरेजर होता था, उसके पास नॉन डस्ट का होता था, मैं कहता ला तेरा इरेजर दे, एंड देन फिर उसको मैं रब करके काला करके वापस देता था। इरेजर को काला करना मतलब दैट यूज्ड टू बी, है ना, अघन्य हो जाता था उस टाइम पे, तो वेरी बिग क्राइम हो जाता था, बोले है ना, आपने इरेजर इतना नॉन डस्ट का इरेजर सर, है ना, 2 रुपए का आता था, अप्सरा का 25 पैसे का आता था, नॉन डस्ट का इरेजर खराब कर दिया सर। फिर वो जिसके लड़के का इरेजर खराब किया होता है, लड़का लड़की आगे पीछे बैठते थे सब, कोविड था हमारा, तो दे उसको कंप्लेंट टू टीचर, टीचर आते थे, टीचर फिर डराते थे, धमकाते थे, पेरेंट्स को लिखते थे डायरी में, स्कूल डायरी होती थी ना कि आज इसने ये बगावत की क्लास के अंदर। तो टीचर जो थे वो स्टेट का कार्य करते थे और फिर मेरे को रिस्ट्रेंट करते, क्योंकि मैं नैतिक नहीं था, गेटिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? आई वाज नॉट यू, मुझे सिखाया नहीं गया। फिर घर पे एक बार कंप्लेंट आई, फिर मम्मा ने कहा, हमारे मदर ने, कि ऐसा मत किया करो, है ना, वरना करूंगा तो क्या होगा, तो पिटाई होगी सर। तो रिस्ट्रेंट आ गया अपने ऊपर से, समझे नहीं समझे, क्योंकि खाली शब्द से ही चीजें रिस्ट्रेंट आ जाती है। स्टेट विल एक्ट अकॉर्डिंगली सर, ठीक, गेटिंग पॉइंट। स्टेट की आवश्यकता इसके लिए है कि मेरे जैसे जो प्राणी लोग है सर, है ना, वो काबू में रहे। कांत ये एक यूटोपियन आइडिया दे रहा था कि हर एक व्यक्ति मॉरल विल के हिसाब से कार्य करेगा, उसकी जो भी इच्छा होगी वो मॉरल होगी। मॉरल विल समझ में है ना सर, है ना? तो हर एक व्यक्ति जब अपनी इच्छाएं, नैतिक इच्छाएं प्रकट कर रहा है और वो नैतिक इच्छाएं फ्रीडम के रूप में है, तो फिर हर एक व्यक्ति को पता भी है कि मुझे कहाँ रिस्ट्रेंट रखना है अपने एक्शंस के ऊपर, ताकि दूसरों को हार्म ना हो। तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ स्टेट? जिसको देख रही थी, है ना, महाभारत होगी सर, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के, फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, नहीं वो स्टेट फॉर्मेशन के लिए तो हो रही है, वी द पीपल सर। अगर राजा नैतिक हो जाएगा, प्रजा नैतिक हो जाएगी सर, है ना, सब इक्वल हो जाएंगे घुमा फिरा के, व्हेन एवरीवन विल वर्क इन द मॉरल विल, तो फिर यूनिवर्सल मॉरलिटी आएगी। यूनिवर्सल मॉरलिटी विल ट्रांसेंड द बॉर्डर्स, तो टाइम एंड स्पेस के डायमेंशन को ट्रांसेंड कर देगा सर। कॉन्शियसनेस के थ्रू जब एक्ट करेंगे, सब कॉन्शियस हो गए हैं सर, फिर एवरीवन इज कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। अंग्रेजी वाला सब कॉन्शियस नहीं, हिंदी में सब और फिर कॉन्शियस, नहीं हो पाता। अंग्रेजी का सब कॉन्शियस इज डिफरेंट, हिंदी में सब कॉन्शियस ये लिख रहा हूँ मैं, सब लोग कॉन्शियस हो गए सर, नहीं हो पाता। अंग्रेजी वाला सब कॉन्शियसनेस एसयूबी वाला होता है, अभी मैं हिंदी वाला बात कर रहा हूँ। तो फिर शांति शांति, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना बॉर्डर्स आएगी सर। यार हम ब्रह्मा में जूस पियो, मजा नहीं लगा सर, मस्त है ना सर। कांत खतरनाक है ना, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ था? नॉलेज से सर। शुरू उसने कहाँ से किया था? ये स्टार्टेड फ्रॉम नॉलेज, तो नॉलेज से लेके लेके मॉरलिटी में गया और वहां से फ्रीडम और फिर वहां से स्टेट के ऊपर चला गया सर, ठीक। भारी बंदा है सर, है ना, ये इसके ऐसे थोड़ी इंटरनेशनलाइजेशन को बात करता है। आप इसकी किताब देखोगे ना, जैन एंड माथुर या कोई भी किताब देखो, सबने एक एक पेज दिया है हिस्ट्री में, और एक्चुअली थिंकर्स को एक पेज में समझना बहुत मुश्किल होता है सर। उनके ऊपर आप 1000 पेज पढ़ोगे ना, 1000 पेज, तो भी आपको कम पड़ेंगे कि अच्छा ये इसके बाहर भी कुछ बोल रहा है, ठीक। बहुत भारी है सर, और इसको फिर क्रक्स करके 1-1.5 घंटे के लेक्चर में डालना, क्योंकि हम तो फिलोसफी पढ़ नहीं रहे हैं। फिलोसफी में तो एक कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव में और कॉपरनिशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर अलग से प्रश्न आते हैं कांत के सर, उसकी मेटाफिजिक्स के ऊपर। हम तो खाली उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं स्टेटहुड के अंदर और फॉर्मेशन के अंदर सर, ठीक। तो नहीं पढ़ा सर। देखो मैं फिलोसफी, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं फिलोसफी ठीक ठाक मतलब यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ा था, और मतलब पढ़ा था, मतलब थोड़ा रगड़ा भी था, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ता हूँ। उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है सर, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी है, मैं ये भी समझ गया सर, उसको मैं पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा सर, यदि पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को काफी बच्चों ने, भरत भी बोला, पिछली बैच में काफी बच्चे बोले सर थोड़ा फिलोसफी का गाइड, मैंने बोला देखो पढ़ाना अलग है और पढ़ना अलग है ना। मेरी कॉन्शियसनेस है ना, मुझे पता है कि वेयर टू टीच रिस्ट्रेंट, पढ़ाने के लिए सब पढ़ा दो सर। आई कैन टीच पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये फिर कॉन्शियसनेस होती है ना सर अंदर की, रिस्ट्रेंट अपनी। नैतिक कार्य वही होगा जो आप सेल्फलेसली कर पाए सर, है ना, समझे नहीं समझे। हाँ, हिस्ट्री टीचिंग में सेल्फलेसली कर पाता हूँ सर, और बाकी सब जगह में बहुत भारी हो जाएगा ना सर, ठीक है। तो कहानी क्या है सर, है ना, कहानी हमने 3-4 ऑप्शन पढ़े थे, है ना सर। लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, बहुत भटके हुए, मैं बता रहा हूँ सही, क्लैरिटी बाद में आती है ठोकर खाने के बाद इंसान को। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब स्टेट की जरूरत क्या है, ये पार्ट समझ में, मॉरल विल। अगर हर एक आदमी अपनी इच्छाएं नैतिक कर देता है, उसकी जो भी एक्शन है नैतिक होंगे, तो कोई किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग कॉन्शियस होकर कार्य कर रहे हैं सर, है ना। तो देन तो एक तो बहुत ही एकदम यूटोपियन कंडीशन है, राम राज्य की स्थापना होगी कांत के हिसाब से। राम राज्य किसको कहते हैं सर, है ना। गांधी ने कहा था कि राम राज्य बनाना है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड राम राज्य? व्हेन ऑल पीपल आर कॉन्शियस ऑफ देयर एक्शंस, द वर्क दे आर डूइंग सर, है ना, दे आर डूइंग ऑल मॉरल वर्क सर। एक नैतिक समाज की स्थापना होगी जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो इन बेसिस के रूप में कांत को किसी ने पूछा,
अच्छा सर, बाकी सब ठीक है। सरकार बता तो फिर स्टेट की जरूरत ही नहीं है ना। कांत कहता है रुको, कांत कहता है रुको, टेरिंग अपॉन नॉट। और क्यों रुकने की बात कर रहा है, उसके पीछे का कारण है। कांत ने कहा कि एक एरिया ऐसा है, जोग्राफिकल एरिया बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे 1 लाख लोग रह रहे हैं, ये कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं। बोलो बढ़िया है ना सर। पर कांत ये भी जानता था कि बाजू में 5 लाख के और भी पॉपुलेशन है, ये अभी भी अनकॉन्शियस है। गेटिंग अपॉन नॉट। तो कांत नो दिस, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये जो 1 लाख कॉन्शियस लोग हैं ना, ये 5 लाख इविल लोगों से प्रभावित होने की शक्यता है। सही की गलत है ना? दे विल ट्राई टू थ्रेटन दिस पीपल। कांत ये भी कह रहा है कि ये 1 लाख के अंदर हो सकता है कि 80,000 लोग कुछ ज्यादा कॉन्शियस है, 20,000 लोग इसमें भी सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। 20,000 माइट बी पीपल हु माइट बी अनकॉन्शियस एज वेल। सबकी कॉन्शियसनेस जागरूक होगी ऐसा जरूरी नहीं है ना सर। तो कांत इसके लिए स्टेट फॉर्मेशन के अंदर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करेगा सर, याद रखिए। और कहता है कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, ये जरूरी है, राक्षस है सर। कांत क्या कह रहा है सर, लेवाइथन है सर, नेसेसरी लेवाइथन है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स हु डज नॉट हैव दिस कॉन्शियसनेस डेवलप्ड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कॉन्शियस नहीं है पर वो स्टेट वहां पे ही रह रहा है, वो आपके राइट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, तो कहीं पे तो आप जाओगे ना सर बोलने के लिए। और इसके कारण स्टेट फॉर्म करना जरूरी है सर। अब मौज आ गई, अब रूसो आएगा सर, सुनिए मेरी बात। अब रूसो आएगा सर ना। तो कांत ने कहा कि ये स्टेट फॉर्म कौन करेगा, स्टेट कौन फॉर्म करेगा। तो कांत कहता है कि इंडिविजुअल्स अपनी मॉरल विल के बेसिस के ऊपर से स्टेट फॉर्म करेंगे, अपनी नैतिक इच्छा के आधारित राज्य की डेफिनेशन देंगे, और फिर स्टेट को अपने जितने भी राइट्स है वो सरेंडर करेंगे। स्टेट्स को कहेंगे कि आप हमको प्रोटेक्शन दो, यू गिव अस द प्रोटेक्शन, वी आर सरेंडिंग योर राइट। और फिर इस कार्य में जो भी लोग रह रहे होंगे, they will get more freedom because the state has been an outcome of the moral wills of the individuals, and it will be the duty of the state to safeguard the rights of the individuals, surrendering the rights for the protection, but the surrender is being done on the morality aspect. स्टेट हमने ही बनाया, हमारी नैतिक इच्छा से बनाया है, हमारे नैतिक कार्य हमने सेल्फलेसली स्टेट का फॉर्मेशन किया है। तो स्टेट का कैरेक्टर भी कैसा होगा, नैतिक राज्य होगा। और नैतिक राज्य कभी भी अपने नागरिकों के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेगा। सही की गलत। एनी स्टेट, जनरल विल में प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद जनरल, इंडिविजुअल विल और जनरल विल। यहाँ तो कांत स्पेसिफाई करके गया है, कांत स्पेसिफाई करके गया है कि भाई देखिए यहाँ एब्सोल्यूटिज्म नहीं आएगी सर। कांत कहता है कि अब ये नैतिक राज्य होगा, ये वेलफेयर के लिए ही सोचेगा, क्योंकि बनाया ही है नैतिकता के आधार से। फिर किसी ने और पूछा, बोले नैतिक राज्य होगा तो भी नालायकी तो कर सकता है ना सर। कांत कहता है हाँ करेगा ना। बोले सेपरेशन ऑफ पावर कर दो, विल ऑफ द पीपल एंड एनी काइंड ऑफ लॉ शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल सर। तो इससे क्या था कि कॉन्शियस पीपल विल कम टुगेदर, दे विल एक्सर्ट देयर मॉरल विल, कहेंगे कि वी वांट टू बिकम फ्री इन अ पर्टिकुलर एरिया। हमारी मॉरल विल कहती है कि लेट अस डू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेट अस फॉर्म स्टेट आउट ऑफ अस। ये स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव को अलग कर देंगे। इसके अंदर जो लॉ का सोर्स होगा वो हम ही होंगे, क्योंकि हमने ही हमारी नैतिक इच्छा से स्टेट की स्थापना की, और हम कभी कॉन्शियस के थ्रू ही अपनी स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं सर। और हमने हमारे राइट्स को सरेंडर किया है, हमको प्रोटेक्शन मिला है। अब ऐसे राज्य बनेगा वहां पर हमको और फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि स्टेट भी वेलफेयर के बारे में सोचती है, हम भी वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। हम जो भी एक्शन करेंगे वो एकदम फ्री एक्शन होंगे, स्टेट के एक्शन भी फ्री होंगे। अब किसी ने पूछा कि ये स्टेट कैसा होगा, जुडिशरी होगा, मतलब क्या कहते हैं, मोनार्की होगा या डेमोक्रेसी होगा। कहाँ कहता है मैं नहीं बोलूंगा। पूछा गया, बोले कांत आपका क्या विचार है, बहुत शुद्ध नेचर ऑफ मोनार्की और डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज प्लीज। तो कुछ चीजों में वो छोड़ के गया है, और उसने ये बताया कि स्टेट नेसेसरी है, स्टेट को मानता है ये भी सर। स्टेट फॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू वो जनरल विल के एस्पेक्ट को थोड़ा नकार देता है। तो समझ में आ रहा है आपको, जनरल विल में एब्सोल्यूटिज्म होने की शक्यता थी, जनरल विल कॉन्शियस वे के अंदर नहीं डेवलप हुआ था। रूसो ने इंडिविजुअल विल को कॉन्शियस वे के अंदर डेवलप नहीं कराने की बात की। उसने कहा था कि इंडिविजुअल विल एग्जर्ट द राइट्स। अब रात को बाटली पी के मेरे को कहोगे कि वोट दो, तो मैं कुछ और अपना इंडिविजुअल विल दूंगा सर, समझे है ना। बाटली के साथ पिज्जा का पिज्जा डाल दिया, अपना अलग कॉन्शियसनेस मेरी वो के इंडिविजुअल विल जनरेट होगी सर, ठीक है, वो जनरल विल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सर। वही है ना सर। आप देखिए यार, आप बहुत गोलू बच्चे हो सर, है ना। आप ये फिलोसफर्स को प्रैक्टिकली देखिए सर, इंडिविजुअल विल जनरल विल में ट्रांसफॉर्म होगी, वो एब्सोल्यूटिज्म। कांत का स्टेट एब्सोल्यूटिज्म में नहीं जाएगा सर। द आइडिया ऑफ कांत, अगर वो स्टेट फॉर्मेशन करेगा, वो तो खैर हुआ नहीं, राम राज्य की स्थापना हो जाती वरना तो सर थी, वो कभी एब्सोल्यूट ना बनता। इंडिविजुअल विल मॉरल बेसिस के ऊपर जब कार्य करती है ना, नैतिकता के आधार के ऊपर, और उसी बेसिस के ऊपर स्टेट फॉर्मेशन भी मॉरल ही होगा। जनरल विल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ मॉरलिटी सर, क्योंकि स्टेट हमेशा कॉन्शियस रहेगा, हाँ भाई हमको प्रजा ने बनाया है, प्रजा का वेलफेयर हमारा सबसे पहला कार्य है, कल्याणकारी राज्य कहते हैं ना सर। जरूरी क्यों है, क्योंकि नहीं होगा तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शोषण हो सकता है, देयर माइट बी एवरी पॉसिबिलिटी दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल विल टेक प्लेस।
वीक एंड वी कैन से गुड एंड बैड एंड ऑल दिस थिंग्स रीडिंग अबाउट। तो आपको कहानी होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए कि कांत एंड रूसो ने सेम दिए थे। किसने कहा सेम दिए थे? किसने कहा सेम दिया? ठीक है ना? नहीं, सेम नहीं थे। रूसो इंडिविजुअल विल और जनरल विल को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये तो स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा है सर, है ना? ये मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर बता रहा है, ये मॉरल विल के कंसेप्ट को भर भर के देगा। और मॉरल विल के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल जब कार्य करके स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे एज अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट सर। इसलिए ये भी बताया कि जुडिशरी, एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तीनों को अलग कर दो सर। एंड द पीपल शुड बी सो वेन, क्योंकि पीपल अपनी मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर ही निर्णय ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ऐसा स्टेट जो कॉन्शियस बेस्ड है और सबके सब अपनी कॉन्शियंस को जगा के कार्य करते हैं सर, तो इससे पॉपुलर सोवरेनिटी जनरेट होगी कि नहीं होगी? ये पॉपुलर सोवरेनिटी क्या नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के अंदर मदद करेगी कि नहीं होगी सर? तो ये भी नेशनलिज्म को जन्म दे रहा है, वो भी नेशनलिज्म को जन्म दे रहा है। नेशनलिज्म इंडिविजुअल विल से जनरल विल की तरफ ही आएगी सर। यहाँ कॉन्शियसनेस के थ्रू आप अपनी विल को एग्जर्ट करोगे। मैं जागरूक अवस्था में कर रहा हूँ सर। हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि वी द पीपल जब लिखा गया तो उसमें कॉन्शियसनेस का अभाव था, है ना? सही की गलत? कॉन्शियसनेस का अभाव था। तो आधे पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारी नैतिक इच्छा से थोड़ी वहाँ गए थे। हमको पूछा गया था, कांत की भाषा में बोल रहा हूँ, मेरी भाषा में सुनिएगा सर। अभी मेरे अंदर कांत आया हुआ है सर, ठीक है? मैं कांत का पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि ये तो सिडिशन क्या कहते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहा है ना। 26 जनवरी कल गई है और आज देखे है ना, स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ, स्टेट, पार्टी, गवर्नमेंट, विषय ऐसे है सर, है ना, कि जहाँ चीज़ों को आप अलग नजरिए से देख सकते हो। क्या है? तो कांत ये कह रहा है कि पहले कुछ लोग, सुनिए मेरी बात, पहले कुछ लोग मॉरल विल के बेसिस के ऊपर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के एक स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। इतना समझ में आया आपको? तो उसे एक छोटा सा नेशन स्टेट बनेगा सर। नेशनलिज्म की तरफ जाएगा ना सर। नेशनलिज्म की तरफ जाने के तरीके अलग है उसके, नो डाउट सर। स्टेट फॉर्मेशन का आइडिया अलग है उसका, यस, रास्ता उसने अलग दिखा है, दैट्स ऑल राइट। क्योंकि जितने भी मॉरली कॉन्शियस लोग हैं वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना। तू मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है सर। कॉन्शियस लोगों की जमात अलग होती है सर। सोए हुए लोग अलग होते हैं और अंदर से जागे हुए लोग अलग होते हैं सर। तो इमोशनल इंटीग्रेशन होगा और फिर वो अपना स्टेट बनाएंगे तो पॉपुलर सॉवरेनिटी भी होगी सर। कांत ये चाहता था सर, गेटिंग माय पॉइंट। कांत ये भी चाहता था कि यहाँ पे इनफैक्ट जब स्टेट फॉर्मेशन एक तरह से इस तरह से हो जाए, उसके बाद ग्रेजुअली इसको अलग अलग विस्तारों में लागू किया जाना चाहिए। तो पहले एक मॉरली कॉन्शियस स्टेट की फॉर्मेशन हुई, उसको देख के बाकी सारे लोग भी मॉरली कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ बोले वो बाजू में प्रतीकाबाद वाले लोगों ने, ये प्रतीक अच्छा नहीं, प्रतीक स्थान सर, है ना, प्रतीक स्थान करके एक मॉरली कॉन्शियस स्टेट बना है सर, है ना। वहाँ कुछ 50 लोग थे, सब इकट्ठे होकर इन्होंने एक स्टेट बना दिया है सर, सब नैतिक लोग, मतलब बढ़िया सिस्टम चल रहा है सर, ठीक है। तो बोले वैसा अपन भी कर सकते हैं ना सर। तो फिर यहाँ सुप्रियो था, तो सुप्रियो ने अपना स्टेट की फॉर्मेशन किया, सुप्रियो स्थान सर, रीडिंग ऑफ। इस तरह से अलग अलग स्थान बनेंगे, बहुत सारे स्थान इकट्ठे हो जाएंगे भविष्य में। ये यूनिवर्सल, क्योंकि मॉरलिटी तो यूनिवर्सल है। मैंने आपको कांत के बेसिस के रूप में बताने की कोशिश की कि यूनिवर्सल मॉरलिटी की बात करता है कांत की, ये तो पूरी रेप्लिकेट होगी पूरी दुनिया के अंदर। अब सब लोग जब कॉन्शियसनेस के बेसिस के रूप में स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, वॉर होगी, पीस ही पीस होगा सर, दूध की नदियां बहेगी सर। कहता है कि अगर राजाशाही है भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में काफी लोगों ने पूछा कि यार आप राजा, कहता है कि किंग को मॉरल रख दो सर, और कुछ नहीं सर। इनिशियली तो थोड़ा गोल गोल घुमा के जवाब दे रहा था। तो ये कहता है कि राजा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इनिशियली तो एग्नोस्टिक था, द किंग शुड बी मॉरली इलेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, एकदम वेलफेयर ही वेलफेयर होगा सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये महाशय ने रीजनिंग का एक अलग डेवलपमेंट दिया। ये महाशय ने जुडिशरी को अलग, मतलब जस्टिस को भी ये बताया कि भाई यहाँ पे आवश्यकता है सर। और भविष्य के अंदर एक ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ यूनिवर्सल पीस हो जाएगा। क्यों यूनिवर्सल पीस होगा? when every state is formed on the consciousness, तो इंटरनेशनल यूनिटी आ जाएगी। इंटरनेशनल यूनिटी आ जाएगी तो इवेंचुअली कहीं पे युद्ध होगा नहीं सर, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो उसने अपने जीवन के आखिर के कार्यकाल में एक आर्टिकल लिखा था परपेचुअल पीस करके। परपेचुअल पीस में कांत ने ये बताने की कोशिश की थी कि हमको एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिससे थ्रू मॉरल कॉन्शियसनेस और एक्टिव होगी सर, ठीक। फिर एक कॉन्फेडरेशन ऑफ कंट्रीज बनने चाहिए जो अल्टीमेटली सब कॉन्शियस कंट्रीज का ग्रुप हो सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। उसको उसने नाम दिया था पैसिफिक यूनियन, जो पैसिफिक के आजू बाजू के प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, इस तरह से नाम दे रहा है। एंड देन फाइनली उसने ये भी बताने की कोशिश की कि एक ऐसी यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी का हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक लॉ बनाएंगे जहाँ एक दूसरे के ऊपर अटैक भी ना हो, किसी को कॉलोनीज भी ना बनाए जाए, और इसके थ्रू हम लोग कॉन्क्वेस्ट, प्लंडरिंग और एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाए सर, समझे आप लोग। तो कांत इवेंचुअली वो वॉर और पीस की तरफ जाता है इंटरनेशनलाइजेशन के रूप में सर, ठीक है। तो आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी की बात करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और स्वतंत्रता को डिफाइन किया जा सकता है बेसिस ऑन द कॉन्शियंस, अंतरात्मा, अंतर चेतना, आपकी वो है ना कि अंदर की आवाज जो कहता है उसके ऊपर से, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। और इसी बेसिस के रूप में यू विल फाइंड कि कांत ने अपने न्याय व्यवस्था से लेके समाज व्यवस्था से लेके अपनी विचारधारा दी सर।
और वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम लोग बात करेंगे तो मॉडर्न स्टेट फॉर्मेशन में जितने भी स्टेट फॉर्म हुए हैं उसमें कॉन्शियसनेस का अभाव जो आज की तारीख में दिख रहा है, और इसी के कारण यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, इसी के कारण आपके बीच में अगर कॉन्शियस होकर जितने भी नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे ना सर। तो किसी ने पूछा कि भाई कांत की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी आज की तारीख में कितनी रेलेवेंट है सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, एक इंडिविजुअल के रूप में कांत हमको एनरिच करता है कि आप हमारे कार्य को नैतिक बनाए सर, हम ड्यूटी के ऊपर फोकस करें ना कि रिजल्ट के ऊपर, हम हमारे कर्तव्य के ऊपर फोकस करिए ना कि इफ्स एंड बट्स के ऊपर, है ना। हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव्स के ऊपर मत जाइए सर, ये होगा तो हम ये करेंगे, आज ये कार्य करूंगा तो कल, है ना, कर दो कार्य और कॉन्शियसनेस के साथ करो। अब कांत की भाषा में लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को आप क्या बोलोगे सर, और लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर अपनी पॉलिसी बेचने के लिए आते हैं तो क्या काम करते हैं। देखो आप आज मर गए और इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो मरने के सिवा और कोई बात नहीं करता है क्या, समझे आप लोग, ठीक है ना। यू नो दिस ना सर, इफ्स एंड बट्स के ऊपर ही होगा। आज इस तरह से मरे तो इतना मिलेगा, अच्छा मतलब हाथ पैर कट गया और फिर मैं पैरालाइज हो गया, माइट बी पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से नीचे पैरालाइज हो गया, ये हो गया, तो बोले तो इतना मिलेगा, मतलब पैर वैर चलाने के लिए दूसरे लगा के दोगे हार्ट बाट, बोले सर वो तो नहीं है पॉलिसी के अंदर, निकलो तो फिर यहाँ से सर, ठीक है, ये नहीं होता। तो आते रहते हैं हमको कोई ना कोई बैंक वाले, ये उन पहचान में बोले हम LIC है, ये वो पलाने इंश्योरेंस है, मतलब हाथ जोड़ देते बाबू सर हम आपके साथ, ये नहीं होता। समझ में आया आपको। तो कांत मॉरलिटी के ऊपर बहुत बात करता है, वो हर एक चीज की बात करता है कि एवरीथिंग शुड बी मॉरल, फ्रीडम शुड बी मॉरल, योर एक्शन शुड बी मॉरल, nation should be moral, state formation should be moral, justice should be moral. Anything that is not done in a, we can say, conscious way, that is immoral. ऐसा कोई भी कार्य जब आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, अंतरात्मा को दूर रखे और सेल्फिश वे के अंदर कर, इसके लिए फ्रांस की क्रांति का समर्थक नहीं था, वो कह रहा है कि बेकार कार्य किया इन्होंने। द एक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इमोरल अकॉर्डिंग टू फ्रांस, और फ्रांस का हक आंसर, समझा आप, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या कहानी है सर। कांत ने यहाँ पे राइटियसनेस की बात की है हर जगह के ऊपर, राइटियसनेस ये बहुत मैटर करता है। ये प्राचीन भारत के अंदर हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो भी यही कहते थे कि बी राइटियस इन योर एक्शंस, डोंट थिंक अबाउट द आउटकम, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, और सब लोग जब राइटियस वे के थ्रू कार्य करेंगे ना तो शांति ही शांति होगी, एकदम मौज आ जाएगी सर। द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस फ्रॉम एन इमैच्योर स्टेज ऑफ इग्नोरेंस, कॉन्शियसनेस जागृति नहीं है तो आप इग्नोरेंस में रह रहे हो, है ना, आप गलतियां ही गलतियां कर रहे हो, इसको इमेंसिपेट करिए सर। बटरनॉट थिंकर है सर, इसमें भी देखिए, अब देखिए ये स्टेटमेंट को, एनलाइटनमेंट भी 60 मार्कर था, अप्रोचेस टू मॉडर्निटी, ऑल्टरनेटिव हैबिट्स ऑफ माइंड एंड हार्ट एंड ऑफ कॉन्शियस एंड सेंसिबिलिटी, मतलब ये 60 मार्कर में चारों के चारों एनलाइटनमेंट की थीम पूछ दी। ऑल द 4 थिंग्स ऑफ एनलाइटनमेंट हैज बीन आस्क्ड, ये 60 मार्कर था, 15-15 मार्क में चारों थीम लिखी है क्योंकि कुछ एनलाइटनमेंट के थिंकर कॉन्शियसनेस की बात करते थे, कुछ एनलाइटनमेंट थिंकर्स अगर आप देखोगे माइंड की बात कर रहे हैं, कुछ एनलाइटनमेंट थिंकर्स हार्ट के थ्रू ही कॉन्शियसनेस को ले जाने की बात कर रहे हैं, कुछ तो नेचर की भी बात है ना सर। हैबिट्स ऑफ माइंड वाले कौन थे, अर्ली थिंकर्स वर हैबिट्स ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसेस के थ्रू आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं सर, है ना, सेंसिबिलिटी का मतलब। तो वेरी डेप्थ वाला प्रश्न है सर, है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके सबकी थीम पूछी है कि भाई एनलाइटनमेंट, पूरा एनलाइटनमेंट पूछा है, ये 60 मार्क में पूछा गया, दिस वाज इन 60 मार्क्स, ठीक है। आंसर रीडेफिनेशन ऑफ रीजन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ फंक्शन मार्क्स हार्ड पॉइंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिक्शन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रश्न भले 10 मार्क में या 15 मार्क में आते हैं, पर इनको 1.5-2 घंटा नहीं समझोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, समझा लो। तो द प्रॉब्लम इज ओवर देयर कि इन द टाइम जब इनका कंसेप्ट को नहीं समझोगे सर, तब तक आप इसके अंदर, मतलब है ना, किताबों में तो एक पेज दिया हुआ है, कांत ने ये सरकार के बारे में कहा, कांत ने राजाशाही के बारे में कहा सर, पर फिर कांत ने जो कहा है पर उसने क्यों कहा है वो समझ जाइए, तो क्या कहा है वो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। पॉइंट, क्या कांत ने कहा वो जरूरी नहीं है एक्चुअली हमारे लिए, हमारे लिए वो जरूरी है कि क्यों कहा है सर, है ना। सो कांत फ्रीडम के रूप में ये कह रहा है कि इंडिविजुअलिज्म तो मटेरियलिज्म की तरफ जाती है, हमारा सोल इंपॉर्टेंट है। सोल फोर्स का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, ये कह रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ को बनाएंगे जिसके थ्रू हम दुनिया की प्रोटेक्शन करेंगे सर, है ना, मॉरल विल और फ्रीडम की बात की है। उसने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति का कार्य, व्हेन अ पर्सन इज अलाउड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन मॉरल विल, वो फ्रीडम की तरफ जाएगा, वही यूनिवर्सलाइज होगा, तो उसके ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेट उसके ऊपर रिस्ट्रेंट ना पुट करे, क्योंकि आदमी को पता है कि मैं अपना क्या कार्य कर रहा हूँ, आदमी को खुद पता है कि मैं अपने ऊपर रिस्ट्रेंट अचीव रखूंगा सर, है ना, और मैं किसी और को हार्म नहीं करूंगा सर, है ना। मैं सेल्फी लेते समय मुझे पता है कि प्लेन लैंड होगा तब नहीं लूंगा सेल्फी सर, क्योंकि मेरे सेल्फी लेने के चक्कर में प्लेन क्रैश हो गया, समझे नहीं समझे, है ना, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा सर। इसी को ही ट्रू फ्रीडम कहते हैं, स्टेट को रिस्ट्रेंट रखने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। और फ्री विल एक ऐसी विल होती है कांत की परिभाषा में जहां विच फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, उसी को ही सच्चे अर्थ में फ्रीडम कहते हैं, और कॉन्शियस होकर करता है। गवर्नमेंट
के बारे में मैंने आपको बताया कि कांत इनिशियली तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कोई कहानी को नहीं बोलेगा, बट कहता है कि अगर स्टेट है तो राजाशाही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको रिस्ट्रेंट फॉलो करना चाहिए, उसको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जब राजाशाही रिस्ट्रेंट करेगी तो राजाशाही बचेगी नहीं सर, ठीक है। तो वो ओपन है कि भाई आप डेमोक्रेसी मोनार्की किसको भी फॉलो करिए, मोस्ट ऑफ मोनार्की और रिपब्लिकनिज्म की ही बात कर रहा है इनडायरेक्टली सर, ठीक है। वो ये कह रहा है कि स्टेट नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है, और बेसिकली जब लोग इकट्ठे होकर आएंगे सर, वो स्टेट को अपने राइट्स को सरेंडर करेंगे और अपनी लिबर्टी को यहाँ पे सिक्योर करेंगे सर, ठीक है। तो स्टेट आपको अश्योरेंस देगा कि चिंता मत करो, और इसके कारण आपका फ्रीडम बढ़ जाएगा। आप अभी 10% अपनी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करके 120% फ्रीडम को गेन कर सकते हो सर, रीडिंग अकाउंट नॉट, है ना। ये वो भी कहता है कि भाई देखो भविष्य में हो सकता है कि स्टेट एब्सोल्यूट बन जा सकता है। इसने कहा कि भाई देखो सेपरेशन ऑफ पावर रखिए, और मॉरल बेसिस के ऊपर स्टेट बनेगा तो हमेशा पीपल विल बी द सोर्स ऑफ लॉ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवेंचुअली ऐसे नेशन स्टेट बनेंगे जहां कॉन्शियस लोग अपने खुद की कंट्री की स्थापना करेंगे, लोग इमोशनली इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सब के सब लोग ये यूनिवर्सल आइडियाज को फॉलो करेंगे, और इसके कारण एक पूरी दुनिया सिंगल स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यूटोपिया है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, कल पढ़ेंगे मार्क्स के ऊपर, कि मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट हिस्टोरियन भी यही कहेंगे कि एक दिन आएगा क्रांति होगी, स्टेटलेस और क्लासलेस सिस्टम चली जाएगी सर, है ना। ट्रेडिंग ऑफ पॉइंट है ना, तो वो तो अलग ही स्टोरी में चले जाते हैं, वो तो स्टेटलेस में चले जाते हैं। यहाँ स्टेटलेस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि शांति रहेगी। वॉर क्यों नहीं होगी सर? वॉर क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब लोग अपनी मॉरल विल को एग्जर्ट कर रहे हैं सर, है ना। और जब आदमी या स्टेट का भी फॉर्मेशन मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर होता है तो युद्ध होने की शक्यता नहीं है, सब शांतिप्रिय रूप से रहेंगे सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट। तो इस तरह से कांत के विचार आज की तारीख में भी बहुत रेलेवेंट है। इसने इनफैक्ट बहुत सारी किताबें लिखी है। ये किताबों का नाम आप कोट कर सकते हो: क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल जो मॉरलिटी के ऊपर बताता है, एथिक्स के ऊपर, क्रिटिक ऑफ जजमेंट सर, है ना, कि कैसे जजमेंट को आप डिसाइड करते हो कोई भी चीज को सर, है ना, डिओन्टोलॉजिकल रही है सर, है ना। और इसी बेसिस के ऊपर इसने पीस की भी बात की है, यूनिवर्सल पीस के ऊपर उसने आइडिया दिए थे सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट। तो कांत खतरनाक थिंकर है, वो हमेशा चेतना की जगाने की बात करता है और कहता है कि ज्ञान तर्क से या सेंसेस से भी नहीं आ सकता, ज्ञान चेतना से भी आ सकता है, और वो ज्ञान के आधारित समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था कार्य करेगी तो कभी भी आप जीवन में दुखी नहीं होंगे सर, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया, व्हाट द फर्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम होगा कि जब क्रांतियां होगी, जब बदलाव आएंगे दुनिया के इतिहास में सर, ठीक है ना, तो कांत के विचारों को बेसिकली ये क्रांति के समर्थक जितने भी लोग हैं वो मस्त तेल में फ्राई करके खा जाएंगे सर, गिरिंग पॉइंट। तो स्टेट फॉर्मेशन में भी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा, रिवॉल्यूशन हो गए तभी भी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा सर, गिरिंग पॉइंट नॉट, है ना। और साथों साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जब स्टेट फॉर्म करके अपना एग्जीक्यूशन करता है तभी भी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस दिखेगा। तो कहाँ जुडिशरी, कहाँ लेजिस्लेटिव, कहाँ एग्जीक्यूटिव सर, ना, फिर से एब्सोल्यूटिज्म की तरफ दुनिया चली गई। इंटरनेशनल वॉर्स नहीं होंगे। कांत के समय पे भी फ्रांस के ऊपर आक्रमण हो रहा था, 4-5 कंट्रीज इकट्ठे हो गए, रजवाड़ी इकट्ठे हो गए, फ्रांस की पिटाई कर रहे थे। शेप्स, स्पेन, पुर्तगाल, फिर आप ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, प्रशिया, ये सब इकट्ठे होंगे सर, गेटिंग पॉइंट। फिलोसफर्स हमेशा यूटोपियन और आइडियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्ट तो कॉमन मैन होता है सर, पॉलिटिशियन हमेशा रियलिस्ट होगा सर, फिलोसफर दार्शनिक हमेशा आइडियलिस्टिक ही रहता है, समझ आप लोग, ठीक है। मैं रियलिस्ट बन रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा आइडियलिज्म बाइडियलिज्म, पर मैं इसके बाहर निकलता हूँ, ये कमरे के बाहर, ये जितने भी इज्म विजम सब बाजू में रख के ऐसा पॉकेट में फोल्ड करके रख दे रहा हूँ। बोला सर्वाइव करना है, हाँ करना है सर, कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। इज्म को मानूंगा 50, 60, 70, 80%, और इधर बनी आ जाएगी, इधर कोई तलवार रखेगा तब इज्म को नहीं मानूंगा सर, क्योंकि सामने वाले की चेतना जागरूक नहीं है तो मेरी भी फिर मर जाएगी सर। मेरी चेतना जब तक ही जागरूक रहेगी जब तक सामने वाले की चेतना जागरूक है सर। समवन इज कॉन्शियस, आई एम ऑल्सो कॉन्शियस, वेरी गुड। इफ समवन इज डूइंग डेलिबरेटली अपनी कॉन्शियसनेस को मार के, तो फिर आई विल नॉट वेट फॉर हिज एक्शंस टू बी टेकिंग प्लेस, आई विल सिक्योर माय सराउंडिंग्स स्टेट के अंदर सर, है ना। नेसेसरी इसके लिए है सर, नेसेसरी इविल है ना। तो ऐसे तो कॉन्शियसनेस है पर अंदर की इविल को भी जगा देते हैं कभी, खैर। तो ये दो थिंकर महाशय पता चले, ये महाशय को समझने के लिए हमने आगे वोल्टायर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स और लॉक को पढ़ा। इसके सिवा और भी थिंकर थे। इसके एक फिलोसफिकल प्रश्न ही आता है, एंड मेनली अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उसमें फिलोसफिकल डिस्कशंस या थीम पूछी गई है, ज़्यादा स्टेटमेंट्स और कोटेशंस पूछे गए हैं, ठीक है। हमने स्प्रेड इन एनलाइटनमेंट इन कॉलोनीज भी देख लिया है कि कैसे चाइना में और सब जगह पे हुआ, वो पिटूड़ी वाला टॉपिक है, मतलब ये तो 30 मिनट का भी टॉपिक नहीं था, हमने देखा था, ठीक है, इसमें ही टाइम गया। अब कल हम लोग शुरू करेंगे समाजवाद, और इनका जो स्टेट है वो कंपेयर करेंगे कांत और रूसो के स्टेट के। फिर देखेंगे कि ये जितने भी सिद्धांत दिए थे उसमें यूरोपियन स्टेट सिस्टम कैसी हुआ करती थी, और इनके द्वारा जो स्टेट की विभूति बजाई गई है वो क्या अमेरिका ने लागू किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो लिखेंगे तो सही कि वी द पीपल, जनरल विल के थ्रू, पर अगर कांत का कॉन्शियसनेस अगर उन्होंने ध्यान में रखा होता तो स्लेव्स को राइट ना दिए होते। कांत की मोरालिटी ध्यान में रखी होती तो यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ना भूल गए होते सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे। तो कांत बेचारा किताब तक ही रह गया, यूनिवर्सिटी तक ही रह गया सर, है ना, कॉनिंसबर्ग तक, गेटिंग माय पॉइंट, सिविल वॉर ना होते सर। तो आपको नेक्स्ट टाइम से प्रश्न, मेरा मेरा क्या मानना है, पता यूपीएससी आजकल इंटरलिंक क्वेश्चन निकाल रहा है। अभी जिस तरह से वो गहराइयों में जा रहा है ना, वो कहता है कि आपने समझा क्या रीडिंग बिटवीन द लाइन। वो कहेगा कि एनलाइटनमेंट के विचार कौन सी क्रांति में कितने हद तक प्रभावित हुए हैं, उसका मूल्यांकन कीजिए। Evaluate the ideas of enlightenment or the ideas of Rousseau's thought or the Kantian thought on the American and the French Revolution. फिर देखना मजा आएगी सर, फिर मजा आएगी सर, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट आएगा सर।
बोले यार कांत के विचार, रूसो के विचार, उसका इवेल्युएशन को कितनी हद तक प्रभावित कर पाए थे और किए थे, तो परिणाम में प्रभाव आया था कि नहीं आया था। फिर जाके वो अंदर की आवाज निकली कि समझे क्या हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये हुआ सर। तो आज इतना रखते थे बाबू, आज मेरे को लग रहा था कि क्लास बस होगा नहीं, है ना। सुबह सुबह तो मैं एकदम पूरा चोकअप हो गया था, गला वाला, मैंने कहा देख रहा था, बट गाड़ी चल गई। कांत था तो मेरे अंदर की एनर्जी आ गई सर, समझे। कल रात को भी मैं कांत पढ़ रहा था, तो मैं सोचा मैं खुद ना भूल जाऊँ सर, कभी कभी तो ये होता है, ये पढ़ते पढ़ते ना आप खुद, अच्छा इसने ये कहा था, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, फिर वापस, क्योंकि थीम याद रहती है, पर कुछ कुछ चीजें में आगे पीछे कंफ्यूजन हो जाता है सर, ठीक है। बट हो सकता है उतना हम लोग हिस्टोरिकल जिसमें पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफिकल पॉइंट में अभी भी नहीं गया हूँ मैं मेटाफिजिक्स में नहीं गया हूँ, मैं इसकी पॉलिटिकल आइडियाज में नहीं। इसके जस्टिस का एक कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ रेक्ट, रेक्ट का मतलब है राइट, जर्मनी में रेच कहते थे, रेच, तो उसका जो राइट्स का कंसेप्ट है उसके ऊपर नहीं गया। वैसे तो बहुत कंसेप्ट बाकी है, क्योंकि हमको तो क्या मेजर आइडियाज लेने, उसकी थीम पकड़नी, हम हिस्ट्री है, हम फिलोसफी नहीं कर रहे हैं ना। अभी तो ना फिलोसफी में तो कांट को बहुत सारे मतलब डायमेंशन में देखा जाता है, मतलब 4-5-6 घंटा पढ़ोगे ना क्लास, तो क्लास के अंदर 3-4-5 क्लासेस लोग करवाते हैं, तो अब जाके कांट समझ में आता है और फिर उसकी एप्लीकेशन आती है। चलिए सर, है ना। एंड कल मिलता हूँ मैं आपको, और आज अभी कुछ 12 बजे क्लास अपना वो है ना, अभियान टेस्ट सीरीज थी अपनी ट्यूसडे को, वो क्लास मेरे को थोड़ा रीशेड्यूल करना पड़ा था सर, है ना। तो टुडे 12 दिस टाइम पीएम आई गॉट क्लासेस सर, ठीक है ना। अब चलिए सर, है ना, बाय बाय। कल मिलते, कल हम लोग सोशलिस्ट शुरू करेंगे, कल और परसों आई गेस 2 क्लासेस 5 घंटे में हो जाएंगे, 5 आवर्स के आसपास सोशलिज्म आपका कवर हो जाएगा। 4 से 5 घंटे लगेंगे, 4-5 घंटे के, है ना, ठीक है। तो विल बी कवरिंग द फर्स्ट टॉपिक, ओके। फिर देखो इसमें तो एक एक दो क्लास ही लगते हैं सर, है ना। इसमें एक क्लास लगेगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और सिविल वॉर में 2 क्लास लगेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1 से 2 क्लास हो जाएंगे सर, 4-5 घंटे के टॉपिक है। नेशनलिज्म, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री आपने जीएस में किए होंगे ना सर, ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स किए होंगे, तो फिर तो फटाफट फटाफट थीम हो जाएगी सर, फासम फास हो जाएगा। चलिए सर, पीपीटीज करते ये वीकेंड में कर देता हूँ मैं, स्पेशल क्लास 7-12 बजे है, वो एमसीक्यू वाला कोर्स चलता है ना अभी, चलिए सर, है ना। प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो।